नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, तो मैं ले आई इस 175 को। आई नो बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया है, लेकिन क्या करूँ, बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है और मैं थोड़ा बिज़ी भी हूँ बहुत ही ज़्यादा। मैं कमेंट पढ़ पाती हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाती। आप लोगों ने पूछा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बिज़ी हूँ, इसलिए कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही। बहुत जल्दी रेगुलर होने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अभी इस स्टोरी को शुरू करते हैं। बताना आप लोगों को कैसी लगी। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक खूबसूरत से घर को दिखाया जाता है। घर अंदर से दिखने में बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस, नीट एंड क्लीन है। फिलहाल तो ये घर पूरा ही एम्प्टी नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं लगता कि घर पर अभी कोई है। तभी मेन डोर खुलता है, उससे एक हैंडसम टॉल अल्फ़ा घर के अंदर आता है। दिखने में वो अल्फ़ा यंग लग रहा है, लेकिन रियल में उतना भी यंग नहीं है वो। उसकी एज अभी 29 ईयर ओल्ड है। वो घर के अंदर आते हुए अपने बैग को पास के काउंटर पर रखता है और अपने ओवरसाइज कोट को उतारकर डोर के साइड के हैंगर पर टांग देता है। वो अपने हैंड्स को सैनिटाइज कर बैग को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। करीब आधे घंटे बाद वो कमरे से नॉर्मल लूज क्लॉथ्स में बाहर आता है और किचन में चला जाता है अपने लिए डिनर प्रिपेयर करने। अभी रात का 8:30 बज रहा है। डिनर कर लेने के बाद वो हॉल में टीवी को ऑन कर सोफे पर आकर बैठ जाता है। जैसे ही टीवी ऑन हो जाता है वो अल्फा एक चैनल को लगाकर थोड़ा अलर्ट होकर बैठ जाता है। उसके चेहरे से कुछ भी पता नहीं चल रहा कि वो अल्फा आखिर क्या सोच रहा है। सामने टीवी पर एक अवार्ड शो चल रहा है शायद। शो के स्टेज पर खड़े होस्ट एक नाम अनाउंस करते हैं, जिस नाम के लेते ही पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ साथ लोगों की चीयरफुल आवाज़ गूंज जाती है। जिनकी जुबान पर एक ही नाम था, वो सभी एक ही नाम को चिल्लाए जा रहे थे, जो था वीज़ान। वीज़ान, ऐसा कौन होगा जो इस नाम को ना जानता हो। कोई नहीं, बस कुछ ही साल में इस नाम ने उन ऊंचाइयों को छू लिया है जिन ऊंचाइयों तक पहुंचने में लोगों की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी लग जाती है। वहीं इस शख्स ने उन ऊंचाइयों को बस अपनी 23 साल की उम्र में हासिल कर लिया है। एक्टिंग की दुनिया में एक उभरता सितारा, ओमेगा वीज़ान, जो अभी स्टेज पर अपने अवार्ड को हाथ पे लिए खड़ा हुआ है। दिखने में बेहद खूबसूरत, चेहरे का वो तेज अलग ही झलक रहा है। आज का ब्लैक आउटफिट और उसके चेहरे की वो सॉफ्ट सी स्माइल उसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा रही। कोई इस ओमेगा को देखकर उसकी ओर आकर्षित ना हो, ऐसा कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। विजान अपने हाथ के इस अवार्ड को देख रहा था। उसी वक्त होस्ट कहता है, मिस्टर वे, क्या इस बार भी आप अपने इस अवार्ड का क्रेडिट उसी गुमनाम पर्सन को देना चाहते हैं जो आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, जिसे आप अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन उसकी पहचान और उसके बारे में आप किसी को कुछ नहीं बताते। विजान इस पर बस मुस्कुरा जाता है। वो अपनी काम वॉइस में कहता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। होस्ट कहता है, मिस्टर वे, आप कब उस पर्सन के बारे में सभी को बताएंगे, और उससे आपका रिलेशन क्या है ये भी, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि आपकी फैमिली में कोई भी नहीं है। फिर ये खास पर्सन कौन हो सकता है जिसे आप अपनी सक्सेस के सारे क्रेडिट्स देते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, डांसिंग, रेसिंग, सब कुछ। आप कब उस खास शख्स की आइडेंटिटी रिवील करने वाले हैं, क्योंकि हम सभी ये जानने को बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। कहीं कोई ऐसी न्यूज़ देकर आप उन सभी अल्फाज के दिल को तो नहीं तोड़ने वाले जो आपकी एक झलक, एक नज़र को तरसते हैं। मिस्टर वे, आखिर कब तक इंतज़ार करना होगा हमें। विजान स्माइल के साथ बस अपना सर शेक कर देता है। वो अब सीधे कैमरे की तरफ देखता है और एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, बहुत जल्द। आई होप जल्दी ही मैं मेरे दिल के करीब शख्स को आप सभी से मिलवाऊँ। बस मेरा इंतज़ार करिए। इंतज़ार करेंगे ना। विजान ने ये आखिरी लाइन ऐसे कही थी जैसे कि वो किसी को ये कहना चाह रहा हो, और यहाँ वो अल्फा जो टीवी पर इस शो को देख रहा था, उसके हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती है, जैसे कि वो ये बात नहीं सुनना चाहता था। लेकिन उसके फेस पर तो कुछ अलग ही भाव थे, थोड़े जलन भावना के तो थोड़े बेबसी के। वो टीवी को ऑफ करता है और उसी सोफे पर थोड़ा लीन हो जाता है। वो अपनी आंखें बंद कर मन में कहता है, तो ये क्या सोच रहा है।
जो तू सोच रहा है, जो चाहता है वो होना इम्पॉसिबल है। इन बातों को अपने दिलो दिमाग से हटाने की कोशिश कर। वो एक चांद है जिसके कई एडमायरर हैं। शायद वो भी होगा जिसकी बात वो अभी कर रहा था। अब तक तो वो भूल भी गया होगा तुझे। वो अपनी दुनिया में खुश है। यही तो चाहता था ना तू, कि उसे उसे सारी खुशियाँ मिले जिनसे वो आज तक दूर रहा है। अब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि उसकी इन खुशियों की वजह कोई और होगा। वो एक चांद है जिसे तू दूर से बस देख सकता है। उसके पास जाने की, उसे अपना कहने की इजाज़त तुझे नहीं है। तेरी ये हसरत हसरत ही रह जाएगी। इतने में ही वो अपनी सोच को स्टॉप कर देता है। वो वहाँ से उठता है और अपने कमरे की ओर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह वो अल्फा ब्रेकफास्ट कर अपने बैग को लेकर घर से बाहर जाने लगता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन को पिक कर कहता है, यस मॉम। उसकी मॉम कहती है, विंग, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? वो अल्फा, जिसका नाम है वियुशियान, उम्र है 29 ईयर ओल्ड, 29 साल, और प्रोफेशन से वो एक डॉक्टर है। वो कहता है, नहीं मॉम, डिस्टर्ब नहीं किया, मैं बस हॉस्पिटल के लिए ही निकल रहा हूँ। क्या हुआ, क्या आपको कुछ काम है? उसकी मॉम कहती है, नहीं कुछ काम तो नहीं, बस मैं और तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तुम घर पर कम ही रहते हो और हॉस्पिटल में भी कब फ्री हो कब नहीं इसका भी हमें कुछ पता नहीं होता, इसलिए तुमसे मिलने भी नहीं आ सकते। अगर तुम फ्री हो तो घर क्यों नहीं आ जाया करते? हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। एक शहर में होते हुए भी हम अपने बेटे को देखने को तरस जाते हैं। विवशान कहता है, ओके मॉम, मैं आज रात को आने की कोशिश करता हूँ। अगर कल हॉस्पिटल का ज़्यादा काम नहीं रहा तो वहीं रुक जाऊँगा। आप परेशान ना हो और अपना और डैड का ख्याल रखना। मैं आप लोगों से रात में मिलता हूँ। बाय मॉम। विभूषण 5 साल से इसी घर में रह रहा है। पहले वो अपने मॉम डैड के साथ अपने मॉम डैड के घर पर रहा करता था, लेकिन जब वो डॉक्टर बन गया तो फिर वो यहाँ इस घर में शिफ्ट हो गया। तब से वो यहाँ ही रहता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपने घर नहीं जाया करता। वो जाता है अपने घर, अपने मॉम डैड के पास। विभूषण के डैड वे चांग से पेशे से एक कॉलेज प्रोफेसर है और उसकी मॉम कांक्षा शरण एक नामी वकील है जिनका नाम वकालत की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ओमेगा के हक के लिए लड़ना उनका मोटिव है। अपना आज तक का एक भी केस वो हारी नहीं है। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। विभूषण उनका इकलौता बेटा है। शाम को विभूषण हॉस्पिटल से सीधे अपने मॉम डैड के घर की तरफ निकल जाता है। विभूषण के मॉम डैड इतने दिनों बाद अपने बेटे को अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो लोग साथ में बैठकर बातचीत करते हैं, रात का डिनर करते हैं। डिनर के वक्त ही विभूषण की मॉम एक बात छेड़ देती है, जिस बात के डर से विभूषण कम ही अपने मॉम डैड के घर आता है। उसकी शादी की बात। कांक्षा शरण कहती हैं, तो कब करोगे शादी? अभी तुम्हारा इरादा नहीं है शादी करने का तो कब होगा? और कितना इंतज़ार करवाओगे हमें? हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं। हमें अपने ग्रैंड चाइल्ड्स को देखने का मौका मिलेगा भी या नहीं? विभूषण अपनी आय रोल कर कहता है, मॉम, आपको ये इमोशनल ड्रामा बिल्कुल भी शूट नहीं करता है आपकी प्रोफेशन के हिसाब से। कांक्षा शरण कहती है, वही चांग, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? ये मेरे अरमानों को एक इमोशनल ड्रामा कह रहा है। मानती हूँ कि मैं एक स्ट्रिक्ट वकील हूँ, लेकिन सिर्फ अपने काम के वक्त। मेरे घर पर तो मैं एक वाइफ, एक माँ हूँ और अब मुझे किसी की मदर इन लॉ और तुम्हारे बच्चों की ग्रैंड मदर बनना है। सुना तुमने? वे चांग से, इससे कह दो कि जब तक ये किसी ओमेगा से शादी करने के लिए राजी नहीं होता, बात ना करे मुझसे। इतना कहकर कांक्षा सेन अपनी जगह से उठती है और वहाँ से पैर पटकते हुए गुस्से से चली जाती हैं। विभूषण कहता है, मॉम, कहाँ जा रहे हो आप? कांक्षा सेन जाते हुए कहती है, तुमसे मतलब? तुम तो बस अपने काम पर ही ध्यान दो, मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझे? विभूषण हेल्पलेसली अपने डैड की तरफ देखता है। उसके डैड अपने कंधों को उचका देते हैं और ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं जैसे कि मुझे नहीं पता, तुम ही हैंडल करो इस सिचुएशन को और अपनी मॉम को भी। विभूषण एक शाय कर अपनी जगह से उठता है और सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। उसके जाने के 5 मिनट बाद
कांग्स सरन अपने कमरे से बाहर आती हैं और वे चांगसे के पास बैठते हुए कहती हैं, देखा उसे, मेरा आइडिया ज़रूर काम करेगा। इस बार उसे मानना ही होगा शादी के लिए। वे चांगसे कहते हैं, तुम खामखा उसे परेशान करती हो। वैसे ही वो हॉस्पिटल में काम का स्ट्रेस लेता होगा और यहाँ तुम भी उसे ब्लैकमेल कर रही हो। कांग्स सरन गुस्से से कहती हैं, अच्छा, तो वो सिर्फ मैं ही थी जिसे ग्रैंड पेरेंट्स बनना है, क्या तुम भी यही नहीं चाह रहे थे? वे चांगसे कहते हैं, हाँ हाँ, मुझे भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को देखना है, लेकिन फिर भी हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। कांग्स सरन कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं अपने बेटे की शादी कराना चाहती हूँ, हो गया। विवेशान जो अभी अपने कमरे के सामने ही खड़ा था, वो अब कमरे के अंदर जाता है। उसने कांग्स सरन की सारी बातों को सुना। उसे पता था पहले से ही कि उसकी माँ ये नाटक कर रही थी। ये वो बहुत बार कर चुकी है, लेकिन इस बार समझने की ज़रूरत शायद उसे है, ना कि उसके मॉम डैड को। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि अपने बच्चों की शादी होते देखें, और वो बस एक तरफ से इस बात को टाल रहा है। और इसकी वजह क्या है, इस बात को भी वो अच्छे से जानता है। ओशियान उस सपने में खोया है जो शायद सच ना हो, लेकिन इसके पीछे वो अपने मॉम डैड के इमोशन को हर्ट कर रहा है, जो करना सरासर गलत है। यह सब सोचते हुए विभूषण अपने कमरे की बालकनी में आ गया था। वो आसमान में चांद को देखते हुए मन में कहता है, शायद तुम मेरे नसीब में नहीं। अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए अपने मॉम डैड की खातिर। दूसरे दिन मॉर्निंग में कांग्स सरन की आवाज़ पूरे घर में गूंज जाती है, क्योंकि उन्हें झटका ही इतनी बड़ी बात का लगा था। कांग्स सरन कहती है, वीन, तुम सच कह रहे हो? तुम सचमुच शादी के लिए तैयार हो? विभूषण अपने हाथों को अपने कानों से हटाता है, जो उसकी मॉम के इतना ज़ोर से चीखने की वजह से उसने अपने कानों पर रख लिए थे। वो कहता है, हाँ मॉम, पर आप इतना तेज चिल्लाना बंद कीजिए। कांग्स सरन कहती है, चिल्लाऊं क्यों ना, इतनी खुशी की खबर जो दी है तुमने मुझे। अब बस तुम देखो, एक से बढ़कर एक ओमेगा तलाश कर लाऊंगी तुम्हारे लिए, फिर तुम्हें जो भी पसंद हो उसी से तुम्हारी शादी होगी। विभूषण इस पर कोई रिएक्शन नहीं देता। वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, मॉम, उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको जो सही लगे आप वो कर सकती हैं। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वुशियान वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कांग्स सरन बेचांगसे को देखती है, जो उसी तरफ देख रहे हैं जहाँ से अभी विभूषण गया है। अभी उनके चेहरे पर वो खुशी नज़र नहीं आ रही जैसा कांग्स सरन एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो कहती है, वे चांगसे, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? हमारा बेटा शादी के लिए मान गया है। वे चांगसे कहते हैं, हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वुशियान ने ये डिसीजन किसी दबाव में आकर लिया है। उसके चेहरे से ही झलक रहा है कि वो खुश नहीं है। कांक्षी, हम उसके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे। अगर वो ही खुश नहीं रहा तो हम कैसे उसे उदास देखकर खुश रहेंगे। कांग्स सरन इसे सुनकर सोच में पड़ जाती है। बहुत दिनों बाद वुशियान, जो अपने कमरे में शांत खड़ा हुआ है, आज उसकी शादी है, पता नहीं किससे, लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं है, बल्कि उसका मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ उसके हाथों से छूट रहा है। तभी डोर पर नॉक होता है और अंदर उसके मॉम डैड आते हैं। कांग्स सरन कहती है, वें, क्या हम चलें? वुशियान बस नोट कर देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। वुशियान वैसे तो कभी अपने इमोशन को अपने फेस पर शो नहीं होने देता। वो थोड़ा रिजर्व और कम बोलने वाला पर्सन है, लेकिन आज कांग्स सरन ने वुशियान के चेहरे में एक अजीब खामोशी और उदासी देखी। उसके चेहरे से ही साफ पता लग रहा है कि वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। थोड़ी देर बाद उनकी कार चर्च की ओर बढ़ रही है। कांग्स सरन अपने साइड में बैठे वुशियान को ही देखे जा रही हैं। चर्च बस 100 मीटर की दूरी पर ही था। तभी कांग्स सरन जोर से कहती है, ड्राइवर, कार को वापस से घर की तरफ ले लो। इस पर वुशियान और वेचांग से दोनों ही चौंक कर कांग्स सरन को देखते हैं। इन्हें अचानक क्या हुआ? वुशियान कहता है, मॉम, क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? कांग्स सरन कोई जवाब नहीं देती। 10 मिनट बाद वो सभी घर के अंदर आते हैं। कांग्स सरन जाके सीधे काउच में बैठ जाती हैं। वेचांग से उनके पास बैठते हैं और कहते हैं, कांग्से, क्या हुआ? हम वापस घर क्यों आ गए? कांग्स सरन सामने खड़े वुशियान को देखती है और मुंह बनाते हुए कहती हैं, हाँ, मैं चाहती हूँ कि वुशियान की शादी हो, लेकिन
इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी ज़िंदगी में किसी को भी शामिल कर दूँ। वे कांग्से सेन की बात को समझ गए थे। वो शांत बैठ जाते हैं। वो कुछ नहीं कहते। ऊशान कहता है, मॉम आप ये क्या कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। कांग्से सेन कहती है, तुम तो चुप ही रहो। मुझे सब पता है। क्या मैंने तुम्हारा ये उदास चेहरा नहीं देखा? साफ साफ पता लग रहा है कि इस साजिश से खुश नहीं हो तुम। यहाँ तक कि तुमने ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारा ओमेगा है कौन, उसका नाम क्या है, वो क्या करता है, उसकी तस्वीर तक नहीं देखी तुमने और उससे शादी करने चले हो। ऊशान अपना सर नीचे कर लेता है। कांग्से सेन उसके पास आती है और अचानक ही उसे गले लगा लेती है। वो उसकी सर को सहलाते हुए कहती है, तुम्हारे मॉम और डैड बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं। अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो हम कोई इज्जत नहीं करेंगे। ऊशान की आंखें इस पर टेढ़ी हो जाती हैं। उसे पता है उसके मॉम डैड उससे बहुत प्यार करते हैं। वो बिना कहे उसकी हर फीलिंग को समझ जाया करते हैं। तो वो लोग ये बात कैसे नहीं जान पाते कि हाँ, वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो नहीं करना चाहता था ये शादी। वे से उन दोनों को देखकर बस स्माइल कर देते हैं। ऊशान की शादी नहीं हो पाती। वो दिन वैसे ही निकल जाता है, थोड़ा अपनी मॉम के तानों को सुनकर और उनके हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खाकर। ऊशान अब जाकर अपने आप को स्ट्रेस फ्री महसूस कर पा रहा था। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब सब कुछ नॉर्मल चलने लगा था। ऊशान अपने घर में वापस आ गया था और उसकी लाइफ पहले की तरह हॉस्पिटल से घर तक की हो गई थी। लेकिन अब शायद कुछ बदलने वाला था। दूसरी तरफ एक बड़े से मेंशन को देखते हैं। मेंशन के अंदर सर्वेंट्स अपना काम कर रहे हैं। बहुत ही शांति का माहौल है। उसी मेंशन के एक बड़े से कमरे में एक इंसान मिरर के सामने खड़ा हुआ है। उसका फेस नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह कवर किया हुआ है एक ब्लैक मास्क और सर पर लगी ब्लैक कैप से, जो उसकी आंखों तक को पूरी तरह ढक रखी है। यहाँ तक कि उसका आउटफिट भी ब्लैक में ही है। उसके इस गेटअप से साफ पता लग रहा है कि वो पर्सन अपनी पहचान छिपाना चाहता है। अपने आप को मिरर में देखते हुए वो मन में सोचता है, इतने सालों बाद आज वो दिन आया है जब आप मेरे सामने होंगे। मैं थोड़ा नर्वस हूँ। क्या मैं आपको याद होऊंगा? शायद नहीं। आप अपने काम के प्रति इतना डेडिकेटेड हैं, उतनी पुरानी बातें आपको कैसे याद होगी? वैसे भी मैं कोई खास इंसान तो नहीं था आपकी ज़िंदगी में जिसकी यादें आप अपने पास रखेंगे। लेकिन आपसे जुड़ी उस वक्त की सारी यादें मेरे जहन में हैं। मैं आज इस मुकाम पर हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। अपनी लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं चाहता मैं, इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ आपसे। आ रहा हूँ आपके पास, डॉक्टर विभूषण। इतने में वो पर्सन अपनी सोच को स्टॉप करता है और पास ही रखे अपने बैग को उठाकर वहाँ उस कमरे से निकल जाता है। बाहर ही उसे उसका असिस्टेंट मिलता है। वो कहता है, मेन डोर से जाना रिस्की हो सकता है, आप बैक डोर से जाइए। वो पर्सन नोट करता है और बैक डोर की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर विभूषण अपने कैबिन में बैठे अपने किसी केस को स्टडी कर रहा है। वो उसमें ही मगन था। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक होता है। विभूषण कैजुअली कह देता है, कम इन। उसे लगा हॉस्पिटल का कोई स्टाफ होगा क्योंकि आज उसकी एक सर्जरी थी जो वो कंप्लीट कर चुका है, तो कोई पेशेंट तो नहीं होगा। कैबिन का डोर खुलता है और जो पर्सन कैबिन के बाहर था वो डोर पर ही खड़ा हुआ है। ऊशान जब महसूस करता है कि डोर खुला लेकिन कोई अंदर नहीं आया, तो वो फाइल से अपनी नज़रें हटाकर डोर की तरफ देखता है। सामने एक लड़का खड़ा हुआ है काले कपड़ों में। हाँ, ऊशान उसकी पर्सनालिटी देखकर समझ गया था कि ये कोई यंग लड़का है, लेकिन उसका चेहरा मास्क से छिपा हुआ है। उसकी आंखें भी उसकी उस ब्लैक कैप के कारण ठीक से नज़र नहीं आ रही है। ऊशान कहता है, कौन हो तुम? क्या मुझसे कोई काम है? वो पर्सन अंदर आ जाता है और डेस्क के सामने खड़ा होकर अपना सर ऊपर कर ऊशान को देखता है। ऊशान अब उसकी नज़रों को देख पा रहा था और उसकी आंखों को देखकर अचानक ही ऊशान के सामने एक जाना पहचाना चेहरा दिखने लगता है। वो शॉक के कारण अपनी चेयर पर से खड़ा हो जाता है। क्या ये वही है या फिर उसका कोई वहम है? लेकिन ये आंखें, इन्हें वो जानता है। इन्हें पहचानने में वो गलती कर ही नहीं सकता। ये तो लान वंगची।
लासन की आंखें हैं। ऊशान बिल्कुल स्टैच्यू की तरह वहाँ खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों के सामने कुछ कुछ दृश्य चलने लगते हैं, जिन सभी दृश्यों से वो इतने सालों में कभी उभर ही नहीं पाया। वो चेहरा वो कभी नहीं भूला और ना ही भूल सकता है। मासूम चेहरा, डरी सहमी आंखें, जिनमें जीने की कोई भी इच्छा नहीं। लेकिन आज आज का ये पर्सन जो उसके सामने खड़ा हुआ है, ये उससे बहुत ही अलग है जिससे वो मिला था। इन आंखों में डर नहीं, एक चमक है, जीने की चाह है। जब ये मास्क इस चेहरे से हटेगा तो इंसान वही होगा, आंखें भी वही होगी, लेकिन चेहरा और नाम वो नहीं होगा। इस सामने खड़े शख्स को सभी वीज़ान नाम से जानते हैं, जो हद से ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन ऊशियान की यादों में जो शख्स है वो मासूम, डरा सहमा, इससे थोड़ा कम खूबसूरत, और नाम लान वांगजी। ऊशियान अपने आप को संभालते हुए कहता है, लासान। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं, एक्टिंग की दुनिया का चमकता सितारा, जिसकी एक झलक के लिए लोग पागल हैं। वीज़ान। वो खड़ा हुआ है। वीज़ान अपने फेस से उस मास्क को हटा लेता है। वो वीज़ान की आंखों में ही देख रहा है, बहुत ही इमोशंस के साथ। वीज़ान एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, लासान नहीं, वीज़ान। लासान तो बहुत पहले ही मर चुका है। ऊशियान इस पर अपने मन में कहता है, नहीं, लासान नहीं मरा है। वो तुम में जिंदा है, मेरी यादों में जिंदा है। यकीन नहीं हो रहा कि मेरे सामने खड़े हो तुम। उस वक्त तुम्हें रोक नहीं पाया अपने पास, पर वो भी ज़रूरी था। अगर रोक लेता तो तुम आज इस मुकाम पर कैसे होते? शायद फिर तुम वही डरे हुए लासान होते, जिसे मैंने पहली बार इसी हॉस्पिटल में देखा था। यहाँ से हम देखते हैं कुछ साल पहले। विभूषण अपने वाइट एप्रन को पहने हुए एक बैग को शोल्डर में कैरी किए हुए हॉस्पिटल के अंदर एंटर करता है। आसपास मौजूद सभी स्टाफ विभूषण को गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। विभूषण भी अपना सर नोट कर सभी को गुड मॉर्निंग विश कर रहा था। वो अपने कैबिन में आकर बैठा ही था, तभी एक नर्स कैबिन में आती है। वो कहती है, डॉक्टर वे, डॉक्टर ने आपका पूछ रहे थे कि आप अभी तक हॉस्पिटल आए कि नहीं। शायद उन्हें आपसे कुछ काम होगा, आप एक बार उनसे मिल लीजिएगा। विभूषण कहता है, ठीक है, मैं अभी जाकर उससे मिल लूँगा। वो नर्स वहाँ से चली जाती है। विभूषण भी थोड़ी देर अपना कुछ काम करता है और फिर उसके दोस्त निहोशांग से मिलने के लिए निकल जाता है। निहोशांग विभूषण का दोस्त है, ओमे का दोस्त, कॉलेज से ही। वो भी एक डॉक्टर ही है और इसी हॉस्पिटल में काम करता है। ये हॉस्पिटल चाइना का नंबर 1 हॉस्पिटल है और चाइना के सभी बेस्ट डॉक्टर इसी हॉस्पिटल में मिलेंगे। इस हॉस्पिटल में ज़्यादातर बड़े बड़े लोग ही आया करते हैं, बिजनेसमैन से लेकर फिल्म इंडस्ट्री और फॉरेन कंट्री के लोग भी। विभूषण भी इन्हीं बड़े नामी डॉक्टर्स में से एक है। विभूषण निहोशांग के कैबिन के पास पहुंच ही गया था। वो खुद से कैबिन का डोर ओपन करता, उससे पहले ही कैबिन का डोर खुल जाता है और वो शख्स जो कैबिन से बाहर आ रहा था, न जाने कैसे वो लड़खड़ा जाता है और ज़मीन पर गिरने लगता है। लेकिन गिरने से पहले ही ऊशियान उसे उसके वेस्ट से थाम लेता है। ऊशियान को उसके फेरोमोन से पता लगता है कि जिस पर्सन को उसने थामा हुआ है वो एक ओमेगा है। उस ओमेगा के नीचे झुक जाने के कारण उसकी नेक के बैक साइड का हिस्सा थोड़ा सा शो होने लगा था। अचानक ही ऊशियान की नज़र उस जगह पर पहुंच जाती है और वहाँ उसे कुछ स्ट्रेंज रेडिश कलर के निशान देखने को मिलते हैं। वो और गौर से उन निशान को देखकर किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाता उससे पहले ही कोई उस ओमेगा को झटके से अपनी तरफ खींच लेता है। ऊशियान सामने देखता है तो वहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई है, उस ओमेगा को पकड़े हुए। ऊशियान की नज़र अब उस ओमेगा पर जाती है। कोई शक नहीं कि ये ओमेगा दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पर ऊशियान को उस ओमेगा को देखकर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो ओमेगा कुछ ठीक नहीं है। उसे कोई तो प्रॉब्लम है। जिस तरह से उसका फेस पेल पड़ा हुआ है, आंखें भी भारी भारी सी लग रही है। वो ओमेगा अपनी झुकी पलकों को ऊपर कर अब ऊशियान को देखता है। दोनों की नज़रें टकराती है। विभूषण को अब पक्का ऐसा लग रहा था कि इस ओमेगा के साथ कुछ तो गलत है, क्योंकि इस ओमेगा की आंखें बिल्कुल खाली है, इनमें कुछ भी नहीं है।
ना ही खुशी, ना ही कोई सुकून और ना ही जीने की कोई चाह। उस ओमेगा के पास खड़ी वो लेडी कहती है, आई एम सॉरी डॉक्टर, मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा अनबैलेंस हो गया और आपसे टकरा गया। आप ठीक है ना? विभूषण उस लेडी को देखता है जो काफ़ी स्टाइलिश है और उसके क्लॉथ्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे हैं। उसने कहा, ये ओमेगा उसका बेटा है। विभूषण ज़्यादा कुछ नहीं सोचता। वो कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी कैबिन से डॉक्टर निये बाहर आता है और कहता है, विभूषण क्या हुआ, सब ठीक है? विभूषण कहता है, कुछ नहीं, सब ठीक है। वो बस ये थोड़ा लड़खड़ा कर गिरने वाले थे पर मैंने इन्हें पकड़ लिया। विभूषण कहता है, ओह हाँ, अच्छा क्या तुमने? लानवांग जी अभी थोड़े वीक है, उनका हाथ कुकिंग करते वक्त जल गया था, इसलिए वो यहाँ आए हैं। विभूषण इस पर सवालिया नजरों से निहोशान को देखता है और कहता है, लानवांग जी? निहोशान कहता है, हाँ, तुम उन्हें जानते हो ना, मिस्टर लान सिंह, जो बड़े बिजनेसमैन हैं और मेरे काका के बिजनेस पार्टनर भी। विभूषण अपना सर नोट करता है। निहोशान कहता है, हाँ, तो ये उन्हीं के बेटे हैं और ये मिस्टर लान की वाइफ मिसेस लान। मिसेस लान स्माइल के साथ कहती है, हेलो डॉक्टर। विभूषण कहता है, डॉक्टर विभूषण। मिसेस लान कहती है, ओह हेलो मिस्टर वे, थैंक यू, आपने मेरे बेटे को गिरने से बचा लिया। विभूषण कहता है, नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मिसेस लान कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्या आप भी यहाँ एक डॉक्टर हैं? निहोशान कहता है, हाँ मिसेस लान, ये मेरा दोस्त है जो एक प्लास्टिक सर्जन है। काफ़ी बड़ा नाम है इसका और इसकी डिमांड भी बहुत है। क्यों मेरे दोस्त? विभूषण बस अपना सर शेक कर देता है। मिसेस लान कहती है, ओह वाह, अच्छी बात है। डॉक्टर ने, अब हमें चलना होगा। निहोशान कहता है, ओके मिसेस लान। मिसेस लान लानवांग जी को लेकर वहाँ से चली जाती है। विभूषण उसी तरफ देख रहा था। निहोशान कहता है, क्या हुआ, वहाँ क्या देख रहे हैं? विभूषण कहता है, क्या तुम्हें वो ओमेगा कुछ अजीब नहीं लगा? निहोशान कहता है, लगा तो। उसके हाथ में जलने का बहुत गहरा घाव है। एक्चुअली मिसेस लान यहाँ पर डॉक्टर जाओ से लानवांग जी का ट्रीटमेंट कराने आई थी, लेकिन डॉक्टर जाओ तो लीव में है, तो वो यहाँ मेरे पास आए। विभूषण कहता है, वैसे वो लेडी लगती नहीं है उस ओमेगा की मॉम जैसी। निहोशान कहता है, क्योंकि वो मिस्टर लान की सेकंड वाइफ है। लानवांग जी मिस्टर लान की पहली पत्नी का बेटा है। वैसे तो वह उसके बारे में इतना कुछ क्यों जानना है? कहीं? विभूषण घूरकर निहोशान को देखता है और उसे वार्न करते हुए कहता है, कोई भी बकवास नहीं, और काम क्या था ये बताओ। निहोशान कहता है, हाँ, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कैसे भूल गया कि तुम सारी ज़िंदगी एक संत बनकर रहने वाले हो। तुमसे ये बातें करना ही बेफिजूल है। चलो अंदर आओ, काम की बात करते हैं। अब यहाँ से कुछ दिन गुजर जाते हैं। उषान के दिमाग से लानवांग जी का ख्याल भी हट गया था, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गया था। लेकिन एक दिन विभूषण को लानवांग जी फिर उसी लेडी जो उसकी स्टेप मॉम है उसके साथ हॉस्पिटल में नज़र आता है। लेकिन विभूषण के लिए हैरानी की बात ये थी कि आज भी लानवांग जी पर कोई बदलाव नहीं, वो हमेशा की तरह पेल ही नज़र आ रहा था। विभूषण कई बार लानवांग जी को हॉस्पिटल आते देख चुका और डॉक्टर जाओ की अपॉइंटमेंट लिस्ट में भी सबसे ज़्यादा उसी का नाम था। लानवांग जी विभूषण से कभी कभी टकराता, लेकिन वो सिर्फ उसे देखता रहता, कुछ कहता नहीं। लानवांग जी को यूँ इतने बार हॉस्पिटल आना विभूषण के दिमाग में एक शक को पैदा कर रहा था, क्या वो किसी बीमारी का शिकार है? लेकिन विभूषण खुद से किसी के पर्सनल मैटर में कुछ कह नहीं सकता था। ऐसे ही एक दिन उषान रात को हॉस्पिटल से घर के लिए निकल रहा था। वो इधर उधर देखते हुए ही अपनी कार की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र दूर रोड के बीचों बीच खड़े शख्स पर जाती है। उसकी बैग उषान के साइड थी। उषान को उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इसे पहचानता है, उसने कहीं देखा है इसे।
ऐसे इंसान को। तभी विभूषण के माइंड में अचानक से क्लिक होता है, लान वांगजी। उसकी आंखें ये सोचकर बड़ी बड़ी हो जाती है। पता नहीं क्यों उसके दिल ने उससे कहा कि कुछ ठीक नहीं है। और विभूषण तेजी से लान वांगजी की तरफ दौड़ जाता है, क्योंकि लान वांगजी धीरे धीरे कदमों से रोड पर आगे बढ़ रहा था और सामने ही थोड़ी आगे एक मोड़ है। अगर वहाँ से कोई भी व्हीकल इधर आया तो लान वांगजी को कुछ भी हो सकता है, और होता भी कुछ ऐसा ही है। भूषण अभी लान वांगजी के पास पहुंचा भी नहीं था और विभूषण को मोड़ के पास एक तेज रोशनी दिख जाती है। मतलब वहाँ से कोई गाड़ी इस तरफ आ रही है। विभूषण अब और भी तेजी से लान वांगजी की तरफ दौड़ता है और उस तेज रफ्तार कार के लान वांगजी के करीब आने से पहले ही उसे लेकर रोड के दूसरी साइड गिर जाता है। कार वहाँ से चली जाती है। भूषण जमीन पर है और उसके ऊपर लान वांगजी है, जिसका सर भूषण के चेस्ट में छिपा हुआ है। भूषण उसे लेकर खड़ा हो जाता है। वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ इतनी रात को बीच सड़क में कर क्या रहे थे तुम? अभी कुछ हो जाता तुम्हें तो। भूषण के इतना कुछ कहने के बाद भी लान वांगजी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली थी। वो बस उसे देख रहा था, उसे सुन भी रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। तभी दो कारों के करीब आने का साउंड भूषण को सुनाई देता है। ये सुनकर लान वांगजी के फेशियल एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाता है। वो भूषण की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो उससे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन भूषण का ध्यान उन कारों पर था जो यहाँ आकर रुक गई है। उस कार से लान वांगजी की स्टेप मॉम बाहर आती है और लान वांगजी को देखकर उसकी तरफ दौड़ते हुए आने लगती है। लेकिन लान वांगजी का ध्यान उधर नहीं था, वो भूषण को ही देख रहा था। लान वांगजी की मॉम उसके पास आती है और लान वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, वांगजी, तुम यहाँ हमें बिना बताए यहाँ कैसे आ गए? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मिसेस लान अब विभूषण को देखती है और कहती है, क्या मैं आपको जानती हूँ? विभूषण कहता है, वो एक्चुअली एक बार मैं आपको हॉस्पिटल में मिला था, डॉक्टर नियर के पास। मिसेस लान कहती है, ओह यस, मुझे याद आया, डॉक्टर वे। विभूषण नोट करता है और कहता है, क्या आपका बेटा बीमार है? वो अभी कार के सामने आ सकता था, अगर मेरी नज़र उस पर ना पड़ी होती तो। मिसेस लान शॉकिंगली कहती है, क्या? मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? आपकी वजह से वो सही सलामत है। हमें पता ही नहीं चला कि वो कब यहाँ आ गया। फ़ोन भी शायद नहीं था उसके पास। हम उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ पहुँचे और यहाँ हमें वो मिल गया आपके पास, आपकी वजह से। थैंक यू सो मच मिस्टर वे। अब हमें घर जाना होगा। वांगजी, चलो। यह कहकर मिसेस लान वांगजी को अपने साथ उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। विभूषण ने अभी तक मिसेस लान की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो बस उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। उनका बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज था। क्या मतलब कि लान वांगजी यहाँ आ गया और उन्हें पता नहीं चला। विभूषण काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा होकर यही सोचते रहता है और फिर वो भी अपने घर चला जाता है। उसके बाद 1 महीना हो गया था, लेकिन लान वांगजी विभूषण को नज़र नहीं आया था, ना ही हॉस्पिटल में और ना ही कहीं और। ये बात विभूषण को थोड़ा परेशान तो करती है, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद लान वांगजी अब ठीक होगा। लेकिन उसका ये सोचना गलत होता है। जब एक बार तेज बारिश में विभूषण रात को अपने घर से अपने मॉम डैड के घर जा रहा था, तभी उसे एक बार फिर लान वांगजी दिखता है, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में, क्योंकि वो एक ब्रिज के पास खड़ा हुआ था और शायद वो अपने साथ कुछ करने का सोच रहा था। भूषण को पहले नहीं पता था कि ये लान वांगजी होगा, क्योंकि बारिश में कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन विभूषण ने जब उसे ब्रिज के पास से खींचा तो उसने लान वांगजी को अपने सामने देखा। विभूषण उसे देखकर बता सकता था कि उसके साथ कुछ सही नहीं है, क्योंकि बारिश में भी वो ये जान गया था कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। भूषण उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है और वो यहाँ क्या कर रहा है, बारिश में क्यों भीग रहा है। लेकिन भूषण के पूछने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि लान वांगजी भूषण को कोई जवाब नहीं देता। लान वांगजी ने बस भूषण के एक ही बात पर रिएक्ट किया था, वो ये कि भूषण ने लान वांगजी से पूछा कि क्या वो उसे उसके घर छोड़ दे।
इस पर लालवांग जी ने वुशियान की शर्ट को टाइटली पकड़कर अपनी मुट्ठियों में कस लिया था और वो थोड़ा डरा सहमा सा नजर आने लगा था उसके खुद के घर जाने के नाम से। फिर वुशियान को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक तो लालवांग जी उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा, ना ही वो घर जाना चाहता है। वुशियान को अब एक ही रास्ता नजर आ रहा है, वो लालवांग जी को यहाँ अकेले तो नहीं छोड़ सकता। अब हम यहाँ से देखते हैं वुशियान के घर का सीन। वुशियान लालवांग जी को लेकर अपने घर के अंदर आता है। वुशियान को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने लालवांग जी से पूछा कि क्या वो उसके घर चलना चाहता है उसके साथ, क्या वो कंफर्टेबल है इसमें, क्योंकि वो इस तरह बारिश में रात भर उसे यहाँ तो खड़ा नहीं रहने दे सकता। लालवांग जी ने इस पर बिना देरी के अपना सर हाँ में हिला दिया था कि हाँ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर वुशियान के साथ उसके घर चलेगा। तो वुशियान लालवांग जी को अपने घर ले आया। घर के अंदर आते ही सबसे पहले वुशियान का फ़ोन बज उठता है। वुशियान देखता है कि उसकी मॉम का फ़ोन है। वुशियान लालवांग जी को देखता है और कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं 2 मिनट में आया। लालवांग जी हाँ ना कुछ भी नहीं कहता। वुशियान को उसकी मॉम का फ़ोन अटेंड करना था तो वो थोड़ी दूर चला जाता है अपनी मॉम से बात करने। लालवांग जी दूर खड़े वुशियान को देख रहा था। वुशियान फ़ोन को पिक कर कहता है, यस मॉम। वुशियान की मॉम कहती है, क्या यस मॉम, तुम अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे? घर आने वाले थे ना तुम, कहाँ रह गए? वुशियान कहता है, आई एम सॉरी मॉम, मैं आज नहीं आ पाऊँगा, कुछ ज़रूरी काम आ गया है। आप लोग डिनर कर लें, मैं कल आकर आप लोगों से मिल लूँगा। वुशियान की मॉम कहती है, तुम्हें तो किसी भी वक्त जल्दी काम आ जाता है। ठीक है, कर लो अपना काम, लेकिन कल ज़रूर आ जाना। वुशियान कहता है, ओके मॉम, प्रॉमिस मैं कल आ जाऊँगा। गुड नाइट एंड अपना ख्याल रखना, कल मिलता हूँ। वुशियान अपना फ़ोन रखकर जब पलटता है तो देखता है कि लालवांग जी अभी भी उसी जगह पर खड़ा हुआ है और उसे देख रहा है। वुशियान उसके पास आता है और तभी उसकी नज़र लालवांग जी के फॉरहेड पर जाती है, जहाँ पर रेड रेड निशान जैसा कुछ है, जो बालों के पीछे छिप जाने की वजह से उसे पहले नजर नहीं आए थे। वुशियान अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उन बालों को साइड कर देता है और फिर वुशियान को नजर आता है कि लालवांग जी के सर पर एक गहरी चोट का निशान है, जो नया तो नहीं लग रहा है। वुशियान शॉकिंगली लालवांग जी को देखता है। लालवांग जी अपनी नज़रों को झुकाए खड़ा हुआ है। वुशियान कहता है, लालवांग जी, ये कैसे हुआ? ये चोट का निशान कब का है? लालवांग जी अभी भी चुप है, वो एक शब्द नहीं कहता। वुशियान कहता है, लालवांग जी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हारे सर पर ये इतनी गहरी चोट कैसे लगी? लालवांग जी अपने नजरें ऊपर कर वुशियान को देखता है और अपनी लो और कमज़ोर वॉइस में बस यही कहता है, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। वुशियान अब लालवांग जी की हालत को देखता है। वो अभी भी भीगा हुआ है और थोड़ा काँप भी रहा है। वुशियान लालवांग जी को एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम उस कमरे में चलो, मैं अभी आता हूँ। लालवांग जी धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ जाता है। वुशियान को समझ नहीं आ रहा लालवांग जी का बिहेवियर और उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। ये भी, एक तो वो कुछ कहता भी नहीं। वुशियान अभी इन सब बातों को इग्नोर करता है और अपने कमरे के अंदर चला जाता है। लालवांग जी अभी इस बड़े से कमरे में खड़ा हुआ है। तभी डोर पर नॉक करके वुशियान कमरे के अंदर आता है। उसके हाथों में कुछ कपड़े हैं जो उसके हैं। वो उन कपड़ों को बेड पर रखते हुए कहता है, तुम इन गीले कपड़ों को बदल लो, वॉशरूम उस तरफ है। मैं तुम्हारा कमरे के बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। जब तुम चेंज कर लो तो मुझे बता देना। दवाई लगाना है तुम्हारे इस सर की चोट पर। लालवांग जी इस पर थोड़ी देर वुशियान को देखता रहता है। उसकी आंखों में कुछ है जो वो वुशियान से कहना भी चाहता है और कह भी नहीं पा रहा। वुशियान कहता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? लालवांग जी अपना सर ना में शेक करता है और उन कपड़ों को लेकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। कपड़े चेंज कर लेने के बाद वुशियान उसे दवाई लगाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो कुछ खाना चाहता है, लेकिन लालवांग जी ने इस पर भी मना कर दिया था और वो चुपचाप बेड पर सो जाता है। वो इस तरह सो रहा है जैसे कि बहुत दिनों बाद उसे चैन की नींद आई है। वुशियान भी उसे सोने देता है और खुद कमरे के बाहर आ जाता है।
दूसरे दिन ब्रेकफास्ट करते वक्त उशियान ये सोच रहा था कि शायद आज लालवांग जी उसे कुछ बता दे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो वो क्या आज अपने घर जाना चाहता है। और यही सोच लेकर उशियान लालवांग जी के कमरे के डोर पर नॉक करता है। लालवांग जी डोर ओपन करता है। उशियान उससे कहता है कि ब्रेकफास्ट रेडी है, वो बाहर आकर ब्रेकफास्ट कर ले। लालवांग जी चुपचाप आकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने लगता है। उशियान ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि लालवांग जी उससे कुछ कहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उशियान के हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया था, उसे अब जाना होगा। उशियान लालवांग जी से कहता है, लालवांग जी, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ? लालवांग जी इस पर घबरा जाता है और बार बार ना ना में अपना सर शेक करने लगता है। उशियान कहता है, ठीक है, तुम पैनिक मत करो, नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए कि आखिर तुम घर क्यों नहीं जाना चाहते। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। लालवांग जी फिर अपना सर नीचे कर लेता है। उशियान समझ जाता है कि वो नहीं बताने वाला कुछ भी। उशियान एक शाय कर वहाँ से जाने लगता है। लालवांग जी एक धीमी आवाज़ में कहता है, अब जाते वक्त डोर बाहर से बंद कर दीजिएगा। उशियान इस पर अजीब नज़रों से उसे देखता है। डोर बाहर से लॉक कर देना, इसका क्या मतलब है? अगर उसे बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी तो? उशियान कहता है, लेकिन क्यों? लालवांग जी इस पर कहता है, बस ऐसे ही, और वहाँ से वापस अपने रूम में चला जाता है। उशियान को समझ नहीं आता कि लालवांग जी ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुँचता है और वहाँ आकर उसे कुछ खबरें सुनाई पड़ती है तो उसे समझ आता है कि लालवांग जी ने ऐसा क्यों कहा होगा। पूरे शहर में बिजनेसमैन लान चिंगेचुन के 18 साल के ओमेगा बेटे लालवांग जी की तलाश चल रही है। कल शाम से वो अपने घर से गायब है और उसका कोई पता नहीं। मिस्टर लान भी अब्रॉड से वापस आ चुके हैं अपने बेटे की इस खबर को सुनकर। उशियान अपने कैबिन में बैठा इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था। लालवांग जी को पता था कि ये सब होगा, उसे हर जगह तलाशा जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो अपने घर नहीं जाना चाहता। रात को घर आकर उशियान लालवांग जी से पूछता है कि क्या वो जानता है कि उसे हर जगह तलाशा जा रहा है। इस पर लालवांग जी उशियान को एक अलग ही जवाब देता है। वो उससे कहता है कि वो कुछ दिन बस यहाँ रुकना चाहता है, जब माहौल शांत हो जाएगा वो यहाँ से चला जाएगा। उशियान के कहने का मतलब लालवांग जी से ये नहीं था कि वो उसके यहाँ रहने से परेशान है, बल्कि वो तो उसके लिए परेशान है। उशियान ये बात उससे कह भी देता है। इस पर लालवांग जी बस उसे शुक्रिया कहता है, उसे यहाँ रुकने देने के लिए, और उस दिन उसकी मदद कर उसे यहाँ लाने के लिए। लालवांग जी को उशियान के घर रहते कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन लालवांग जी की तलाश अभी भी जारी थी, वो भी और भी कड़ी तरह से। जिस जिस शख्स से लालवांग जी मिला उन सब से पूछताछ और घर की तलाशी ली जा रही थी। और एक दिन उशियान के घर भी पुलिस की दस्तक होती है। उशियान जब घर का डोर ओपन करता है तो सामने पुलिस और साथ में ही मिसेस लान भी थी। उशियान को पता था कि शायद ये दिन भी जल्दी ही आएगा, लेकिन लालवांग जी इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। वो बहुत डर जाता है जब वो चुपके से अपने कमरे से हॉल में खड़े लोगों को देखता है। वो अपने कमरे के दरवाजे को लॉक कर देता है और उसी दरवाजे पर टिक कर बैठ जाता है। वो बहुत डर रहा है, वो घर नहीं जाना चाहता। यहाँ बाहर उशियान बिना अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन रखे कहता है, मिसेस लान, आप यहाँ? मिसेस लान कहती है, सॉरी मिस्टर वे, आपको यूँ परेशान करना पड़ रहा है। एक्चुअली ये सभी आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। लालवांग जी जो अंदर ये शब्द सुन पा रहा था, वो ये सुनकर और भी डर जाता है। वो घबराते हुए अपनी जगह पर खड़ा होता है और डोर को धीरे से ओपन कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ बाहर विवुशियान मिसेस लान को कंफ्यूजिंग नज़रों से देखते हुए कहता है, तलाशी? मेरे घर की? लेकिन क्यों? एक पुलिस ऑफिसर सामने आते हुए कहता है, डॉक्टर वे, आपको पता होगा कि मिस्टर लान का ओमेगा सन गुमशुदा है और हम हर जगह उन्हें तलाश कर रहे हैं। हम हर उस शख्स से मिल रहे हैं जो कभी लालवांग जी से मिले थे। विवुशियान कहता है, मिसेस लान को देखते हुए, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लालवांग जी यहाँ मेरे घर पर है? मिसेस लान कहती है, ऐसा नहीं है डॉक्टर वे, बस ये एक बार अपनी तसल्ली करना चाहते हैं। इन पर बहुत ही प्रेशर है और लालवांग जी के गायब हुए बहुत दिन हो चुके हैं। विवुशियान मिसेस लान को ऑब्जर्व कर रहा था
उन्हें और उनके एक्सप्रेशन को देखकर ये कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा कि वो अपने बेटे के लिए परेशान हैं। फिर ये पुलिस का दिखावा क्यों? ऊशियान उन सबको इग्नोर कर कहता है, लेकिन मिसेस लान, इन सबको देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि लान वांगजी के गुमशुदा होने में आपको मेरा कोई हाथ नज़र आ रहा है। अगर आप ऐसा समझ रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मिसेस लान कहती हैं, ओके डॉक्टर वे, अगर ऐसी बात है तो एक बार चेक करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? ऊशियान कहता है, क्या बात है मिसेस लान, आप तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। अगर ऐसा ही है तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। ऊशियान अपने फ़ोन को बाहर कर उसमें कुछ टाइप करता है। वो अब मिसेस लान को देखता है और कहता है, आपका शक्ति है तो मेरे घर की तलाशी करके दिखाइए। मैं भी तो देखूं ऐसी कितनी पावर रखती हैं आप जो इन कुछ पुलिस वालों को लेकर आप मेरे घर आ पहुंची, वो भी बिना कोई सर्च वारंट, सबूत और गवाह के। मिसेस लान को देखकर ही लग रहा था कि उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो पुलिस वालों को देखकर कहती हैं, आप लोग अपना काम शुरू कीजिए। वो पुलिस वाले कुछ ही कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक ऑफिसर का फ़ोन बज उठता है। वो जब फ़ोन पिक करता है तो थोड़ी देर बाद उसके चेहरे के रंग कुछ उड़े हुए से नज़र आ रहे थे। वो वापस ऊशियान के सामने आकर उसे सॉरी कर कहता है, आई एम सॉरी डॉक्टर वे, हमें नहीं पता था आप कौन हैं। आपको तकलीफ़ हुई उसके लिए माफ़ कीजिए। ऊशियान बस अपना सर नोट कर देता है। वो अब मिसेस लान को देखता है जो कंफ्यूज लग रही थी। वो कहती हैं, क्या हुआ, आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे? वो ऑफिसर कहता है, मिसेस लान, हमें यहाँ की चेकिंग के लिए परमिशन नहीं है। वैसे भी डॉक्टर वे यहाँ के जाने माने वकील कांसे सरेन के बेटे हैं, तो उनके घर चेकिंग का सवाल ही नहीं उठता। हमें ये पता नहीं था, वरना हम यहाँ आते ही नहीं। हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। यह कहकर वो सभी पुलिस वाले एक बार फिर ऊशियान को सॉरी कह के घर से बाहर चले जाते हैं। मिसेस लान ऊशियान को देखती है। ऊशियान कहता है, क्या आपको तसल्ली नहीं हुई या फिर आप कुछ और भी करना चाहती हैं? मिसेस लान बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही ऊशियान जल्दी से डोर को क्लोज करता है और लानवांगजी के रूम की तरफ चला जाता है। वो रूम के अंदर देखता है तो लानवांगजी वहाँ नहीं था। वो पूरे रूम को चेक करता है, यहाँ तक घर को भी, लेकिन लानवांगजी कहीं नहीं था। लानवांगजी तो उसकी आंखों के सामने से कहीं गया भी नहीं, तो वो यहाँ क्यों नहीं है? तभी ऊशियान की नज़र लानवांगजी के कमरे के थोड़े आगे रूफटॉप की सीढ़ियों पर जाती है और उसके मन में अचानक ही एक ख्याल आता है, लानवांगजी, वो कुछ ऐसा वैसा तो नहीं सोच रहा? ऊशियान तेजी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ता है। ऊशियान जब ऊपर आता है तो सामने के नज़ारे को देखकर उसकी आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो जाती है। वो ज़ोर से लानवांगजी का नाम लेता है। लानवांगजी जो बाउंड्री के ऊपर चढ़ा हुआ है वो पलटकर ऊशियान को देखता है। ऊशियान धीरे धीरे लानवांगजी के पास आते हुए कह रहा था, लानवांगजी, नीचे उतरो वहाँ से, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन लानवांगजी अपना सर बार बार ना में शेक कर रहा था और थोड़ा थोड़ा पीछे सरक रहा था। ऊशियान कहता है, लानवांगजी रुक जाओ, नीचे नीचे कोई भी नहीं है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग जा चुके हैं, नीचे उतरो, मेरे पास आओ। तुम घर नहीं जाना चाहते तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा, मेरे होते हुए बस तुम मेरी बात मानो और वहाँ से नीचे उतरो। लेकिन लानवांगजी ऊशियान की कोई बात नहीं सुनता। वो अपनी आंसू भरी आंखों को बंद कर अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है। उसे अपने सेंस जब तक थे तब तक ऊशियान की आवाज़ ही सुनाई दी थी, जो उसे लगातार आवाज़ लगाए जा रहा था। लानवांगजी झटके से अपनी आंखों को खोलता है और बेड पर से उठकर बैठ जाता है। वो अपने आसपास देखता है। ये तो वही रूम है जहाँ वो कुछ दिनों से रह रहा है, ऊशियान के घर में। लेकिन वो यहाँ कैसे? अब तक तो उसे तभी रूम का डोर खुलता है और ऊशियान कमरे के अंदर आता है। वो लानवांगजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो एक्सप्रेशनलेस है। ऊशियान लानवांगजी की आंखों के सवालों को समझ जाता है। वो कहता है, क्या हुआ? यही सोच रहे हो कि तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था, है ना? ऊशियान अपने माथे पर हाथ फेरता है। उसे गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। लेकिन वो कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ये उसे भी नहीं पता। ऊशियान लानवांगजी को देखता है और थोड़ी सख्त आवाज़ में कहता है, लानवांगजी, आखिर क्या करना चाह रहे हो तुम?
तुम्हारे दिमाग में कब क्या चलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये पता तक नहीं। और तुम बार बार ये क्या अपनी जान देने को तैयार हो जाते हो? क्या इतना कमज़ोर हो तुम? एक जान की कीमत क्या होती है इसका अंदाज़ा भी है तुम्हें? मुझे पता है एक जान की कीमत क्या होती है, क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ लोगों को गिड़गिड़ाते हुए, अपनी जान की मिन्नत करते हुए कि उन्हें कुछ भी ना होने दें, वो मरना नहीं चाहते। लेकिन तुमने सब कुछ मजाक समझ रखा है। बड़ी कठिनाइयों से मिलती है ये ज़िंदगी हमें। कुछ मुसीबतों की वजह से इस तरह हार मान लेना, क्या तुम्हारी नज़र में यही एक सही रास्ता है? अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें जो ठीक लगे वैसा करो। इतना कहकर वुशान गुस्से से वहाँ से चला जाता है। लानवांगजी अपना सर झुकाए चुपचाप वुशान की सारी बातों को सुन रहा था और साइलेंटली रो रहा था। वो ये नहीं कह सकता कि उसे वुशान की बातों का बुरा लगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। वुशान वहाँ से अपने कमरे में आकर गुस्से से कांच के टेबल पर जोर से लात मारता है। टेबल जाकर दीवार से टकराती है और टुकड़ों में बिखर जाती है। वुशान अपने सर को पकड़े कमरे के इधर उधर चक्कर लगा रहा है। न जाने उसे किस बात का गुस्सा आ रहा है, इस बात का कि लानवांगजी एक बुज़दिलों वाला काम करने जा रहा था, या फिर इस बात का कि वो लानवांगजी को लेकर डर गया था। अगर लानवांगजी की बेवकूफ़ी की वजह से उसे कुछ हो जाता तो वो क्या करता? उसकी तो जान ही निकल गई थी। लानवांगजी को वहाँ से गिरते देख अगर वो समय पे उसके हाथ को नहीं थाम पाता तो वुशान अब शांति से एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। लानवांगजी जो वुशान के कमरे के थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया था जब उसने वुशान के कमरे में कुछ तोड़-फोड़ की आवाज़ें सुनी, अब वो अपने धीमे कदमों से वुशान के कमरे के पास डोर पे आकर खड़ा हो गया था। वो वुशान को देखता है जो चेयर पर शांत बैठा है। लानवांगजी कमरे के अंदर आ जाता है। वुशान को अपने आसपास किसी की प्रेजेंस महसूस होती है तो वो पलटकर पीछे देखता है जहाँ लानवांगजी खड़ा हुआ है। वुशान अपना फेस लानवांगजी से टर्न कर कहता है, लानवांगजी, अभी तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, अपने कमरे में। अभी मैं कोई भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे बात करते वक्त मैं अपना कंट्रोल खो दूँ और तुम्हें कुछ ऐसा कह दूँ जो तुम्हें हर्ट करे। इससे अच्छा, लानवांगजी वुशान की बात को काटते हुए कहता है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे चिल्लाए, मुझे रोके ऐसा करने से। पर अफसोस ऐसा कभी हुआ ही नहीं पहले। वुशान लानवांगजी की बातों को सुनकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वो पलटकर लानवांगजी को देखता है। लानवांगजी की आंखों में आंसू हैं। वुशान कहता है, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? लानवांगजी कहता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे जो भी कहा, मुझे किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगा। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। यह कहते हुए लानवांगजी अपनी शर्ट की बटन को खोलने लगता है। वुशान कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? लानवांगजी कहता है, आपने कहा कि एक जान की क्या कीमत होती है, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी अहमियत मुझसे ज़्यादा कोई और नहीं समझता होगा। लानवांगजी अपनी शर्ट की सारी बटन को अनबटन कर चुका था। वुशान को समझ नहीं आ रहा लानवांगजी ये क्या करना चाह रहा है। वो अपनी शर्ट क्यों खोल रहा है, वो भी एक ओमेगा होकर, एक अल्फा के सामने। लानवांगजी इससे पहले अपनी उस शर्ट को हटा देता अपने शरीर से, वुशान लानवांगजी से टर्न हो जाता है। वो कैसे एक ओमेगा को ऐसा देख सकता है? वो कहता है, लानवांगजी, तुम ये क्या कर रहे हो? लानवांगजी कहता है अपनी रुआशी आवाज़ में, आपने मुझे एक बुज़दिल और कमज़ोर इंसान कहा जो सिर्फ मुसीबतों से भागता है उनका सामना करने की बजाय। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। इतने सालों से मैं इन सब का सामना करते आ रहा हूँ, बस इस उम्मीद से कि एक दिन मैं इन सब से आज़ाद हो जाऊँगा, खुलकर अपनी ज़िंदगी जी पाऊँगा, यहाँ से बाहर निकल पाऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मेरी उम्मीद टूट रही है। लानवांगजी सरकास्टिकली हंसते हुए कहता है, आपने कहा कि आज मैं मर जाता, पर मैं ये किसे बताऊं कि इतने सालों से मैं ज़िंदा ही कहाँ हूँ। मर तो मैं बहुत पहले ही गया हूँ, बस मेरा ये शरीर ज़िंदा है।
कौन नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना। मैं भी चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने अंदर के इतने सालों के दर्द और अपने शरीर के इन ना मिटने वाले निशानों के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी जीऊँ, जो हर बार मुझे उस वक्त की याद दिला दिया करते हैं जिन दर्दनाक पलों को मैं भूल जाना चाहता हूँ, अपनी यादों से मिटा देना चाहता हूँ, पर अफसोस मैं वो भी नहीं कर पा रहा। और क्या क्या सहकर, कब तक घुट घुट कर एक झूठी आस में जिंदा रहूँ मैं कि एक दिन सब ठीक होगा, पर असलियत तो ये है कि कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा मेरी ज़िंदगी में। इससे अच्छा तो मैं जीना ही छोड़ दूँ। लालवांगजी रोते हुए यह कहकर नीचे अपने घुटनों पर आ जाता है। ऊशियान, जो कब से अपने आप को रोके खड़ा था, वो अब और नहीं रुक पाता। वो लालवांगजी को और इस तरह रोते नहीं छोड़ सकता। ऊशियान जल्दी से पीछे मुड़ता है और लालवांगजी की ओर अपने तेज कदमों से बढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पे उसके पैर खुद ब खुद रुक जाते हैं, क्योंकि उसने लालवांगजी को जैसा देखा वो उसे कांपने पर मजबूर कर देता है। लालवांगजी शर्टलेस ज़मीन पर है और उसके शरीर पर पड़े ये नीले लाल निशान जो दिखने में ही दिल दहला कर रख देने वाले हैं। तो उसे सहने वाले का क्या हुआ होगा? ये निशान इस तरह उसकी बॉडी में है जैसे उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया हो किसी चीज़ से। वो सिर्फ 18 साल का है और इतनी सी उम्र में उसके साथ इतना जुल्म कोई कैसे कर सकता है? क्या उस इंसान के सीने में दिल नहीं है? ऊशियान धीरे धीरे लालवांगजी के पास आकर नीचे झुक जाता है। लालवांगजी अपना सर नीचे किए रो रहा है। ऊशियान अपने कांपते हाथ को लालवांगजी के एक हाथ में रखता है। लालवांगजी धीरे से अपना सर ऊपर कर ऊशियान को देखता है। ऊशियान एक लो वॉइस में कहता है, ये कैसे हुआ तुम्हारे साथ? किसने किया है ये? लालवांगजी और भी ज़्यादा रोते हुए अपना सर ना में शेक करने लगता है। ऊशियान थोड़ी देर तक लालवांगजी को देखता है, फिर वो अचानक से कह देता है कि तुम्हारी इस हालत के पीछे मिसेस लान है। लालवांगजी इस पर कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। ऊशियान कहता है, लालवांगजी, मैं सही कह रहा हूँ ना? ये उन्होंने किया है तुम्हारे साथ? लालवांगजी कोई जवाब नहीं दे रहा। ये देखकर ऊशियान अपने एक हाथ को लालवांगजी के सर के पीछे ले जाता है और लालवांगजी के सर को धीरे से अपने चेस्ट में रख लेता है। उसका ऐसा करने का मकसद लालवांगजी को कंट्रोल करने का था, लेकिन जब उसकी नज़र लालवांगजी की बैक में जाती है तो उसका खून खौल उठता है। वही निशान लालवांगजी की बैक में भी है। कितना दर्द हुआ होगा उसे। ऊशियान की आइज़ वाटरी हो जाती है। उसका मन तो कर रहा है कि वो क्या ही कर दे, लेकिन उससे पहले लालवांगजी को संभालना होगा। ऊशियान लालवांगजी के बालों पे हाथ फेर कर बिल्कुल शांत आवाज़ में कहता है, लालवांगजी, तुम्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। मुझे बताओ कि क्या बात है? ये मिसेस लान ने ही किया है ना तुम्हारे साथ? बोलो। लालवांगजी अपने दोनों हाथों से ऊशियान के शर्ट को मजबूती से पकड़ लेता है और ज़ोर ज़ोर से अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ, उन्होंने ही किया है। वो मुझे पसंद नहीं करती। वो मुझे छोटी छोटी बातों पे मारा करती है। ऊशियान कहता है, लेकिन क्यों? वो तो तुम्हारी मॉम है, फिर वो तुम्हें क्यों पसंद नहीं करती? लालवांगजी कहता है, नहीं, वो मेरी मॉम नहीं है। मेरी मॉम तो बचपन में ही गुजर गई। ये तो मेरे डैड की दूसरी वाइफ है जो मुझे पसंद नहीं करती। वो बस अपनी बेटी को ही पसंद करती है। वो जो करने को कहती है वो वही करती है। वो मेरी मॉम नहीं है। वो बहुत बुरी है। उन्होंने मुझे घर से निकालने के लिए मेरी शादी एक ऐसे लड़के से तय की जो बहुत ही घटिया है। वो मुझे गलत तरह से छूने की कोशिश करता था और जब मैंने शादी के लिए मना किया तो उस औरत ने मुझे बहुत टॉर्चर किया और ज़बरदस्ती मेरी शादी करानी चाहिए। लेकिन मैं शादी से पहले ही घर से भाग गया। मुझे वहाँ नहीं जाना। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। वो लोग बुरे हैं। ऊशियान यकीन नहीं कर पा रहा था कि इसके साथ ये सब कुछ हुआ है। ये इतना छोटा है और उसकी शादी। इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद भी इतनी छोटी सोच। ऊशियान कहता है, तुमने अपने डैड से कुछ क्यों नहीं बताया अपनी मॉम के बारे में? लालवांगजी ऊशियान की चेस्ट में सिसकते हुए कहता है, डैड, वो तो मुझसे बात ही नहीं करते बचपन से। उन्हें लगता है कि मेरे इस दुनिया में आने की वजह से ही मॉम हमें छोड़कर चली गई।
लेकिन मेरा इसमें क्या दोष है? उसके बाद डैड ने दूसरी शादी करके उस औरत को इस घर में ले आए मेरा ख्याल रखने के लिए। वो खुद ज़्यादातर चाइना से बाहर रहने लगे। उन्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं। फ़िक्र होती तो मुझे अपने साथ रखते, ना कि इन लोगों के साथ मुझे घर पर अकेला छोड़कर जाते। ऊशान को बहुत ही बुरा लगता है लानवांग जी के बैकग्राउंड के बारे में जानकर। ऊशान तो अपने मॉम डैड के लाड़ प्यार से बड़ा हुआ है, लेकिन लानवांग जी, उसे तो दोनों का प्यार नसीब नहीं हुआ। उसके बदले उसे मिला भी तो एक जिल्लत भरी ज़िंदगी, जिसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की होगी। वो छोटे छोटे हादसों ने उसे डरा सहमा बना दिया है। ऊशान कहता है, तुमने जो भी सहन करना था वो तुम कर चुके हो। अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना तुमने सफ़र किया है उन सब का हिसाब तो तुम्हें देना होगा। लानवांग जी इस पर अपना चेहरा ऊपर कर ऊशान को देखता है और कहता है, नहीं, प्लीज़ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं ये नहीं चाहता। मैं बस उन लोगों से दूर हो जाना चाहता हूँ, उनकी ज़िंदगी से बहुत दूर। ऊशान कहता है, लेकिन लानवांग जी, तुम जानते हो उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, और ये एक क्राइम है जिनके तहत उन्हें सज़ा ज़रूर मिल सकती है, लेकिन उसके बाद भी तुम पीछे हट रहे हो, क्यों? लानवांग जी कहता है, भले ही मेरे डैड मुझसे बात ना करते हो, लेकिन वो कभी मुझे हर्ट भी नहीं किया करते। मेरे बिना बोले मेरे लिए सारी चीज़ें वो पहले ही अरेंज कर दिया करते थे। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो मुझे नहीं पसंद करते? मैं कभी उन्हें परेशानी में नहीं देख सकता। मैं बस उन सब की लाइफ से दूर चले जाना चाहता हूँ। वक्त के साथ वो मुझे भूल जाएंगे। मैं कभी उनके सामने नहीं आना चाहता, कभी नहीं। इतना कहकर लानवांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ऊशान के चेस्ट में टिके हुए ही वो बहुत ही थक गया है। ऊशान अपना सर नीचे कर लानवांग जी के ब्यूटीफुल फेस को देखता है। वो बहुत ही इनोसेंट है। ये दुनिया कितनी क्रूअल है उससे अनजान है। इतनी आसानी से उन्हें जाने दिया। वो तो आज है, कल चले जाएंगे तुम्हारी ज़िंदगी से, लेकिन तुम्हारे शरीर के ये निशान, ये कभी नहीं जाएंगे तुम्हारे शरीर से। जब भी तुम इन्हें देखोगे, वो सभी मंजर वापस तुम्हारे सामने नजर आएंगे, जिन्हें तुम भूल जाना चाहते हो, लेकिन इन स्कार्स की वजह से तुम चाहकर भी भूल नहीं पाओगे उन सब मंजर को। ऊशान काफ़ी देर तक उसके सीने में सर रखे सोते लानवांग जी को देखता रहता है। फिर वो पास में ही गिरी लानवांग जी की शर्ट से लानवांग जी को अच्छे से कवर करता है और उसे उठाकर बेड पर लेटा देता है। लानवांग जी को अच्छे से ब्लैंकेट से ढक कर ऊशान जब वहाँ से जाने वाला होता है, तभी लानवांग जी ऊशान के हाथ को पकड़ लेता है। ऊशान पलट कर लानवांग जी को देखता है और कहता है, लानवांग जी, तुम सोए नहीं? लानवांग जी कहता है, डॉक्टर वे, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? ऊशान कहता है, हाँ लानवांग जी, तुम कहो, क्या चाहते हो तुम? लानवांग जी ऊशान से कुछ कहता है, जो सुनकर ऊशान की आंखें शॉक में बड़ी बड़ी हो गई थी। 2 दिन बाद ऊशान लानवांग जी के सामने खड़ा हुआ है। उसकी आंखों में वही सवाल है जो वो इन 2 दिनों में कई बार लानवांग जी से पूछ चुका है। ऊशान कहता है, लानवांग जी, क्या सच में तुम यही चाहते हो? अभी भी वक्त है, एक बार और सोच लो, इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। लानवांग जी कहता है, मैंने ये सोच लिया है डॉक्टर वे, मैं सचमुच यही चाहता हूँ। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को साथ लेकर नहीं चलूँगा। ऊशान के पास अब कुछ भी नहीं था कहने को। वो कहता है, ठीक है, चलो, हमें निकलना होगा, 1 घंटे में हमारी फ़्लाइट है। लानवांग जी नोट करता है। दोनों घर से निकल जाते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। आज रात उनकी थाईलैंड की फ़्लाइट है। यहाँ से देखते हैं सीधे 5 दिन बाद। ऊशान एक हॉस्पिटल रूम के अंदर एंटर करता है। अंदर आने के बाद थोड़ी देर तक ऊशान डोर के पास ही खड़ा होकर हॉस्पिटल बेड पर लेटे शख्स को देखता रहता है। एक टक वो बेड के पास जाएगा तो वहाँ वही इंसान होगा जिसे वो जानता है, लेकिन चेहरा वो नहीं होगा। ऊशान धीरे धीरे बेड के पास आता है। सामने एक पर्सन लेटा हुआ है जो कोई और नहीं लानवांग जी है, लेकिन एक अलग चेहरे में, पहले से भी खूबसूरत। ऊशान एक टक उसे देख रहा है। लानवांग जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें ऊशान की आंखों से मिलती है। लानवांग जी एक सॉफ्ट से स्माइल करता है, लेकिन ऊशान, उसके चेहरे पर खुशी के भाव नजर नहीं आ रहे हैं। और खुशी होगी भी कैसे?
लाल वांगजी ने वो चुना जो एक्सेप्ट कर पाना ऊशान के लिए अभी भी मुश्किल हो रहा है। लाल वांगजी ने उस रात ऊशान से कहा कि वो अपना चेहरा बदलना चाहता है। वो एक नए चेहरे के साथ अपनी अपनी आगे की ज़िंदगी जीना चाहता है। इसीलिए उसने डिसाइड किया है कि ऊशान उसकी सर्जरी करे, उसके फेस को बदल दे। ऊशान इसके लिए राज़ी नहीं होना चाहता था, लेकिन लाल वांगजी के आगे वो कुछ नहीं कर पाया। उसे इसके लिए मानना पड़ा। चाइना में ऊशान का लाल वांगजी की सर्जरी करना मुश्किल हो सकता था, क्योंकि लाल वांगजी की तलाश हर जगह की जा रही थी अभी भी। इसीलिए ऊशान ने लाल वांगजी को थाईलैंड ले जाने का डिसाइड किया, उसे अपना पेशेंट बनाकर और उसकी फेक आइडेंटिटी के साथ, जिसमें उसे ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। और आज एक अलग लाल वांगजी ऊशान के सामने है। ऊशान कहता है लो वॉइस में, अब क्या तुम खुश हो? लाल वांगजी कहता है खुश नहीं, बस एक तसल्ली है। ऊशान कहता है अपने इस नए चेहरे को देखना नहीं चाहोगे? लाल वांगजी ना में अपना सर शेक कर कहता है नहीं, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं हूँ तो वही लाल वांगजी। ऊशान कुछ नहीं कहता। लाल वांगजी ऊशान को ऑब्जर्व कर रहा है। वो बहुत ही शांत है। लाल वांगजी कहता है क्या हुआ डॉक्टर वे? ऊशान कहता है कुछ नहीं, तुम रेस्ट करो, हम कल चाइना वापस जाएंगे। इतना कहकर ऊशान कमरे से बाहर निकल जाता है। लाल वांगजी उसे जाते देख रहा है। उसे पता नहीं क्यों आज ऊशान का बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा है। ऊशान बाहर आकर एक बेंच में बैठ जाता है, बिल्कुल शांत। थोड़ी देर बाद वो अपने फ़ोन को बाहर कर उसमें लाल वांगजी की उस पिक्चर को देखने लगता है जो उसने तब ली थी जब लाल वांगजी बालकनी में खड़ा हुआ था। उसे नहीं पता उसने लाल वांगजी की यूँ सीक्रेटली फ़ोटो क्यों ली। बस उस वक्त उसका मन किया जो करने का, तो उसने वो कर दिया। वो उसी पिक्चर को देख रहा है अभी। उसे इसका भी नहीं पता कि क्यों। लाल वांगजी का ये बदलाव ऊशान को अफेक्ट कर रहा है। उसे लग रहा है कि कुछ बदल गया है, पर क्या? सही मायने में तो वो उसके लिए एक पेशेंट होना चाहिए। उसने बस उसकी मदद की है, या फिर वो कुछ और? ऊशान अपना सर शेक करता है। वो ये क्या सोच रहा है? उसे अपनी सोच को यही रोकना होगा। ऊशान और लाल वांगजी दूसरे दिन चाइना वापस आ गए थे। लाल वांगजी ने जब अपने बदले चेहरे को देखा था, तो उसके मन में यही ख्याल आया था कि न जाने आगे उसकी ज़िंदगी कैसे होनी है, क्योंकि डॉक्टर वे ने जो नया चेहरा उसे दिया है, उसके साथ जीना उस अकेले के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खूबसूरती लोगों को अट्रैक्ट करने के साथ साथ लोगों की नीयत को भी बिगाड़ देती है। क्या वो इन सब के बीच सरवाइव कर पाएगा? वक्त कब कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अभी वही लाल वांगजी भी ऊशान के सामने दोबारा खड़ा है, जिसे देखने की उम्मीद ऊशान ने कभी नहीं की थी। चाइना वापस आ जाने के कुछ दिनों बाद ही लाल वांगजी ने ऊशान से कहा कि वो अब यहाँ से जाना चाहता है, अपने लिए नए रास्ते तलाशना चाहता है। वो अब उन पर और बर्डन नहीं बनना चाहता। विभूषण ने इस पर उससे कहा था कि वो उस पर बर्डन नहीं है, लेकिन लाल वांगजी ने कहा कि वो अब आगे के सफ़र को अकेले ही तय करना चाहता है। वैसे भी विभूषण ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, जिसका शुक्रगुजार वो हमेशा रहेगा, लेकिन अब उसे जाने दें। विभूषण लाल वांगजी को नहीं रोक पाया जाने से। विभूषण को इन दिनों लगा कि वो एक इल्यूजन में जी रहा था, जहाँ वो रोज़ रात घर आकर और सुबह उठकर अपने आसपास लाल वांगजी को देखा करता था, पर वो भूल गया था कि उनके बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जिस हक से वो लाल वांगजी को अपने पास रख सके। और जो रिश्ता उनके बीच हो सकता था, उसे समझने में विभूषण ने देर कर दी। वो लाल वांगजी को नहीं रोक पाया। जाते वक्त लाल वांगजी ने विभूषण से कहा कि क्या वो एक और फेवर उसे कर सकते हैं। विभूषण ने इस पर भी मना नहीं किया। उसने उस पर तुरंत हाँ कह दिया था। वो कैसे लाल वांगजी को ना कह सकता है। लाल वांगजी ने विभूषण से कहा कि उन्होंने इतना बड़ा एहसान किया है उस पर, तो क्या एक एहसान और कर दे, अपना नाम उसे दे दे। वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को भूलकर आगे बढ़ना चाहता है। और विभूषण ने इस पर भी खुशी खुशी हाँ कह दिया। लेकिन विभूषण लाल वांगजी के यूँ जाने से इतना उदास, परेशान, न जाने वो क्या था।
वो लालवांगजी के इन शब्दों का मतलब शायद नहीं समझ पाया, जो लालवांगजी उसे समझाना चाहता था। नहीं समझ पाया वो कि लालवांगजी ने किन इंटेंशन से ये कहा था कि वो उसका नाम चाहता है। इतने साल बीत गए, लेकिन वो शान आज भी इसका मतलब नहीं जान पाया शायद। लालवांगजी कहता है, डॉक्टर वे, आप कहाँ खोए हैं? ऊशान अपने ख्यालों से बाहर आता है। वो लालवांगजी को बस देखता रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या कहे। लालवांगजी कहता है, डॉक्टर वे, क्या मैं आज तक आपको याद हूँ? आप मुझे भूले नहीं। ऊशान इस पर क्या कहे कि लालवांगजी उसे भूलने की बात कह रहा है, जबकि लालवांगजी का ख्याल एक मिनट के लिए भी उसके दिमाग से गया नहीं। ऊशान बस इतना ही कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूला। तभी ऊशान को कुछ क्लिक होता है। लालवांगजी यहाँ पर, लेकिन कैसे? ऊशान कहता है, लांसन तुम यहाँ? क्या तुम्हें किसी ने पहचाना नहीं? लालवांगजी इस पर छोटी सी स्माइल कर कहता है, नहीं डॉक्टर वे, हर कोई आप नहीं जो मेरी आंखों को देखकर ही मुझे पहचान ले। किसी ने मुझे नहीं देखा यहाँ आते। ऊशान भी इस पर बस छोटी सी स्माइल कर देता है। वो कहता है, लांसन, बहुत सालों बाद तुम्हें अपने सामने देख रहा हूँ। तुम कैसे हो? अब तो तुम एक स्टार बन गए हो, जिसका दीदार हर कोई करना चाहता है, पर मैं शायद लकी हूँ जो तुम्हें अपने सामने देख पा रहा हूँ। लांसन कहता है, ऊशान की आंखों में देखते हुए, लकी मैं हूँ जो मैं आपसे मिला। आपसे ना मिला होता तो न जाने आज मैं कहाँ होता। इसलिए मैं हूँ खुशनसीब जो आपसे मिला, जिसने मुझे आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ऊशान कहता है, नहीं लांसान, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारी मेहनत है। लालवांगजी कहता है, आप कितना ही क्यों ना इस बात को नकारें, पर ये सच है जिसे कोई नहीं बदल सकता। ऊशान थोड़ी देर तो उसे देखता रहता है, फिर वो कहता है, तुम आज भी पहले की तरह ही हो, एकदम जिद्दी, जरा भी नहीं बदले। लालवांगजी कहता है, बदले तो आप भी नहीं हैं। ऊशान इस पर कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर तक दोनों ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी ऊशान को याद आता है, लालवांगजी कब से खड़ा है, उसने उसे बैठने को भी नहीं कहा। ऊशान कहता है, लांसन तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बुलवाऊं? लांसन कहता है, नहीं डॉक्टर वे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं ज़रूर कुछ खाऊंगा बाद में, लेकिन आपके हाथों का बना हुआ, जो आप पहले बनाया करते थे। मैंने आपके हाथ के बने फूड को बहुत मिस किया। आप मुझे खिलाएंगे ना? ऊशान स्माइल के साथ अपना सर नोट कर देता है और कहता है, ज़रूर। तुम बताओ तुम्हें कब खाना है? लांसन कहता है, आज तो नहीं, क्योंकि अभी मुझे यहाँ से वापस जाना होगा, लेकिन बहुत जल्द। इतना कहकर लांसन अपने फ़ोन को आगे बढ़ा देता है। ऊशान कन्फ्यूजिंगली लांसन को देखता है। लांसन कहता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। ऊशान कहता है, ओह हाँ हाँ। ऊशान अपना नंबर लांसन को दे देता है। लांसन कहता है, ओके डॉक्टर वे, अब मैं चलता हूँ। यहाँ किसी को मेरे यहाँ होने की भनक लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत जल्द मैं आपसे फिर मिलूँगा। ऊशान नोट कर कहता है, अपना ध्यान रखना। लांसन कहता है, आप भी। इतना कहकर लांसन वापस अपने आप को कवर कर ऊशान के कैबिन से चला जाता है। ऊशान डोर की तरफ ही देख रहा है जहाँ से लांसन अभी अभी गया। वो उस तरफ देखकर न जाने क्या सोच रहा है। रात के वक्त ऊशान अपना डिनर कर लेने के बाद सोने को ही जा रहा होता है कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। ऊशान देखता है कि एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। वो जब फ़ोन को पिक करता है तो उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है, लांसन। ऊशान ने नहीं सोचा था कि लांसन उसे कॉल करेगा, क्योंकि ऑफकोर्स वो एक सेलिब्रिटी है, तो वो उसके लिए उससे बात करने के लिए वक्त क्यों ही निकालेगा। इसलिए ऊशान के दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि लांसन उसे कॉल करेगा। लांसन कहता है, डॉक्टर वे, आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको कहीं इस वक्त डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? ऊशान कहता है, नहीं नहीं लांसन, तुमने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। तुमने यूँ अचानक कॉल किया, क्या हुआ कि सब कुछ ठीक है? लांसन कहता है, यस डॉक्टर वे, सब कुछ ठीक है। क्या मैं आपसे बात नहीं कर सकता, या फिर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? क्या कोई और है जो आपका इंतज़ार कर रहा हो और मैं आप दोनों के बीच आ रहा हूँ? क्यों डॉक्टर वे,
क्या ऐसा ही है? ऊशियान एक शाय कर कहता है। लाजान, तुम फिर शुरू हो गए। तुम्हारी ये बेमतलब की टीजिंग कब खत्म होगी? तुम जानते हो ना कि मैं कैसा हूँ? लाजन कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, आप ओमेगा से दूर भागते हैं, कोई आपको पसंद नहीं, यही ना? मुझे पता है, आप यही कहेंगे। ऊशियान कुछ नहीं कहता। लाजन कहता है, डॉक्टर वे, क्या सच में आपको कोई पसंद नहीं? ऐसा कोई तो होगा जिसके लिए आपका दिल धड़का हो। ऊशियान इस पर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या जवाब दे। वो थोड़ा अटकते हुए कहता है, मुझे ऊशियान का जवाब पूरा होने से पहले ही लाजन कह देता है, डॉक्टर वे, क्यों ना हम दोनों ही शादी कर ले? वैसे भी मुझे तो आप जानते ही हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, है ना? ऊशियान लाजन की बात सुनकर फ्रीज हो जाता है। लाजन को समझ भी आ रहा है कि वो क्या कह रहा है। ऊशियान कहता है, लाजन तुम ये। लाजन फिर ऊशियान की बात को काटते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, अब आप क्या कहने वाले हैं? यही ना कि मैं अपना ये बकवास मजाक कब बंद करूँ? भले इतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट डॉक्टर वी ऊशियान मेरे जैसे बातूनी पागल से ओमेगा को अपना हस्बैंड कैसे बना सकते हैं? पता है मुझे डॉक्टर वे, आपको कहने की तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। वी ऊशियान के शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे। काश वो लाजान से वो कह पाता जो वो कब से अपने दिल में छिपा कर रखा है। काश लाजान की ये टीजिंग सच होती। ऊशियान को इतनी देर शांत रहता देख लाजन कहता है, डॉक्टर वे, क्या हुआ, आप ठीक हैं? ऊशियान अपनी सोच से बाहर आता है। वो कहता है, हाँ लाजन मैं ठीक हूँ। लाजन कहता है, डॉक्टर वे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप परेशान हैं किसी बात पर? क्या हुआ? अगर कोई बात है तो आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं। ऊशियान कहता है, नहीं लाजन, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा टायर्ड हूँ मैं, और कुछ नहीं। लाजन कहता है, अगर ये बात है तो आपको मुझे बताना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए। मैं अभी फ़ोन रख रहा हूँ, कल आपसे बात करूँगा, ठीक है? अभी आप आराम करिए। ऊशियान कहता है, ठीक है लाजन, तुम भी रेस्ट करो। लाजन कहता है, ओके डॉक्टर वे, कल मिलते हैं, बाय। ऊशियान कुछ कहता उससे पहले ही फ़ोन कट हो जाता है। उसने कहा कल मिलते हैं, इस बात का क्या मतलब है? क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया? शायद। ऊशियान अपना सर शेक करते हुए बेडरूम में चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ एक लग्जरियस रूम में लाजन बेड पर लेटे सीलिंग की ओर देखकर स्माइल कर रहा है। वो मन में सोचता है, आपने कहा कि आपको कोई ओमेगा नहीं पसंद, लेकिन ये बात बस कुछ ही देर तक रहेगी, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला है। आप तैयार हैं ना डॉक्टर वी ऊशियान? दूसरे दिन ऊशियान हमेशा की तरह हॉस्पिटल में था। वो नॉर्मली अपना काम कर रहा था। तभी लाजन आज भी वहाँ आता है, जो ऊशियान के लिए शॉकिंग था। लाजन बिना बताए आज भी उससे मिलने आया, इस चीज़ की परवाह किए बिना कि उसके लिए ये रिस्की हो सकता है। अगर उसे किसी ने यहाँ पहचान लिया तो ऊशियान ने ये लाजन से कहा भी, लेकिन लाजन ने इस बात को इस तरह इग्नोर किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, और वो रोज़ ऐसे ही छिपकर ऊशियान से मिलने आता रहा। काफ़ी दिन गुजर गए। ऊशियान के पेरेंट्स नोटिस करने लगे थे कि उनका बेटा बदल रहा है। वो अब बहुत ही खुश रहने लगा है। कभी कभी जब वो लोग ऊशियान को कॉल करते तो ऊशियान का जवाब जानकर वो लोग सरप्राइज हो जाया करते जब उन्हें ये पता लगता कि उनका बेटा बाहर है किसी फ्रेंड के साथ, वो घर पर नहीं है। जो ऊशियान के पेरेंट्स के लिए बहुत ही हैरानी वाली बात थी, क्योंकि उनका बेटा घूमने फिरने वाले मिजाज का बेटा तो था नहीं। फिर अचानक से ये बदलाव कैसे आया उनके बेटे पर? फिर भी जो भी वजह हो, वो लोग खुश हैं। आज ऊशियान घर पर बस इधर उधर चक्कर लगा रहा है। उसे एक पल का भी चैन नहीं है, और होगा भी कैसे? वो पूरा 2 दिन लाजन से मिला नहीं है, क्योंकि लाजन किसी फंक्शन को अटेंड करने दूसरे सिटी में गया है, और आज वो आने वाला है। लेकिन ऊशियान को अभी तक लाजन का कॉल नहीं आया कि वो घर ठीक से पहुंच गया है या नहीं। ऊशियान इन्हीं सोचों में था तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो जल्दी से फ़ोन को पिक कर कहता है, लाजन, तुम घर ठीक से पहुंच गई कि नहीं? मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारी कॉल का। तुम ठीक हो ना? दूसरी तरफ से लाजन कहता है, डॉक्टर वे, बस थोड़ा सांस ले लीजिए। आप हर बार मुझे लेकर इतना डर क्यों जाते हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ठीक से घर भी पहुँच गया था। ऊशियान कहता है, फिर ठीक है।
वरना तुम्हारे फैंस का पागलपन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है कभी कभी। तुम अलर्ट रहा करो और थोड़ा दूर रहा करो सबसे। कोई तुम्हें किसी तरह से हार्म न कर दे, समझे तुम? लहसन कहता है ओके ओके, जैसा आप कहें। अब बातें बंद कीजिए और जल्दी से बाहर आइए। मैं बाहर कार में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ईशान जल्दी से विंडो से बाहर देखता है। वो कहता है लहसन, तुम एयरपोर्ट से सीधे यहाँ आ गए हो? लहसन कहता है यस, मैं रोज़ आपसे मिलता हूँ, वैसे भी कल नहीं मिल पाया तो मैं परेशान रहा था, इसीलिए सीधे यहाँ आ गया। अब जल्दी से बाहर आइए, हम घूमने चल रहे हैं। ईशान कहता है लहसन, अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो घर आ जाओ। लहसन कहता है घर तो मैं आऊँगा ही, लेकिन पहले हम बाहर जाएंगे, उसके बाद। क्या आप मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाने वाले हर बार की तरह? ईशान इस पर स्माइल कर देता है। वो कहता है ज़रूर, तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ईशान घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और लहसन भी अपने आप को अच्छे से कवर कर कार के बाहर निकलकर ईशान के पास चला जाता है। दोनों साथ में घूमने निकल जाते हैं। चलते चलते लहसन नोटिस करता है कि ईशान थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। स्ट्रेंज मतलब ऐसा लग रहा है कि उससे कुछ वो उससे कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन वो कह नहीं पा रहा। लहसन कहता है डॉक्टर वे, क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? जो भी कहना है खुल कर कहिए, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, कहिए, क्या बात है? ईशान लहसन को ऐसे देखता है जैसे कि तुम्हें कैसे पता? लहसन कहता है डॉक्टर वे, इतने दिन आपके साथ रहा हूँ मैं, इतना तो आपको समझने लगा हूँ, इसलिए झिझक को छोड़िए और कहिए क्या बात है, क्या कहना है आपको? ईशान अभी भी शांत है। लहसन ये देखकर चलते चलते ईशान के हाथ को पकड़ लेता है। ईशान इस पर फ्रीज, उसके कदम जगह पर ही रुक जाते हैं। वो धीरे धीरे लहसन को देखता है। लहसन अपनी आईब्रोज को रेस कर कहता है आप अभी भी नहीं बता रहे? ईशान फिलहाल तो कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। लहसन नहीं जानता कि उसके एक टच ने क्या कर दिया है ईशान के साथ। ईशान हड़बड़ाकर बात को बदलते हुए कहता है लहसन, वो यहाँ पास में ही एक मेला लगा हुआ है, चलो हम वहाँ चलते हैं। यह कहकर ईशान आगे बढ़ जाता है। लहसन उसे जाते देख मन में कहता है कब तक भागेंगे आप मुझसे? आज आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे पता चल गया है इतने दिनों में कि आपसे आपसे तो कुछ होगा नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। बस आप देखते जाइए, आज आप मुझसे दूर कहीं नहीं जा पाएंगे। ईशान और लहसन साथ में मेले में ही घूम रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। घूमते घूमते लहसन की नज़र जाती है एक शॉप पे और वो उसकी ओर दौड़ जाता है। ऑफकोर्स ईशान भी उसके पीछे आता है। वो शॉप थी उस गेम की जिसमें अपने फेवरेट टॉय पे रिंग डालकर उसे जीता जाता है। लहसन को ये बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। वो कहता है डॉक्टर भी, क्या हम ये ट्राई करें? ईशान कहता है हाँ, तुम्हें पसंद है तो ज़रूर। वो शॉप वाला दोनों को रिंग देता है। लहसन को एक रैबिट वाला टॉय पसंद आता है, लेकिन उसका रिंग उस रैबिट पर जा ही नहीं रहा था। उसके पास अब सिर्फ एक आखिरी रिंग बचता है। ईशान कहता है लहसन, अब तो मुझे करने दो, देखो बस एक ही रिंग है तुम्हारे पास और मैंने इतने सारे टॉय ले लिए हैं, मेरे पास भी अब एक ही रिंग है, अब मुझे ट्राई करने दो, ठीक है? लहसन मुँह लटकाते हुए अपना सर नोट कर देता है, क्योंकि उसके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। ईशान उस आखिरी रिंग से उस रैबिट वाले टॉय को भी जीत लेता है। ये देखकर लहसन खुशी से उछल पड़ता है। वो कहता है डॉक्टर वे, आपने तो कमाल कर दिया। ईशान उस टॉय को लनवांगजी को देते हुए कहता है तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा, तुम बस मुझसे कह देना। लनवांगजी उस टॉय को हाथ में लेते हुए ईशान को ही देखे जा रहा था। लहसन कहता है क्या सच में? मैं कुछ भी कह सकता हूँ आपसे जो मुझे चाहिए? ईशान कहता है हाँ लहसन, तुम कुछ भी कह सकते हो। अरे लहसन, तुम्हारी रिंग तो रह गई, अब तुम इसमें से कौन सा टॉय लेना चाहते हो? लहसन उन टॉयज़ की तरफ देखता भी नहीं है। वो बस ईशान को ही देखते हुए कहता है आप बताइए मुझे क्या लेना चाहिए? ईशान कहता है लहसन, मैं कैसे बताऊँ, तुम्हें जो भी पसंद हो तुम वो ले सकते हो। लहसन कहता है मुझे जो भी पसंद हो वो। ईशान कहता है हाँ लहसन, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम चाहते हो। लहसन बिना एक पल सोचे उस रिंग को ईशान के गर्दन में डाल देता है। इससे ईशान, जो उन टॉयज़ को ही देख रहा था कि लहसन कौन सा चूज़ करने वाला है, वो बिल्कुल शॉक। वो लहसन को देखता है सवाल भरी नज़रों से। इस पर लहसन कैजुअली कह देता है आपने ही तो कहा जो भी पसंद हो।
तो मैंने डाल दिया रिंग। यह कहकर लाजान ऊशियान को वही कंफ्यूज और शॉकिंग स्टेट में छोड़कर आगे बढ़ जाता है। और वो समझ ही नहीं पाया कि ये हुआ क्या। लाजान खाली रोड में ऊशियान के घर के रास्ते पर चल रहा है, अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए। वही ऊशियान वो लाजान के पीछे पीछे आ रहा है, बिल्कुल शांत, कहीं खोया हुआ सा। ऊशियान का घर जब पास आ ही गया था तब ऊशियान खुद को नहीं रोक पाता। वो तेज कदमों से लाजान के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने सामने कर वो सवाल पूछ लेता है जिसे जिसे सोच सोच कर वो कब से परेशान है। ऊशियान कहता है, लाजान, अभी तुमने जो किया उसका क्या मतलब था? लाजान कहता है, मैंने मैंने क्या किया? ऊशियान कहता है, लाजान, तुमने वो मुझ पर रेंग तुमने वो क्यों किया? लाजान कहता है, आपने ही तो कहा था कि जो मुझे पसंद हो मैं उस पर रिंग डाल दूँ, तो मैंने डाल दिया। ऊशियान कहता है, लाजान, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तुम मुझे पसंद करते हो? मतलब वैसे ही जैसे कि दो लोग। लाजान कहता है, ओहो, आपको इतनी सिंपल बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रही है? आपको अभी भी समझ नहीं आया? रुको, मैं आपको इसका मतलब सही से बताता हूँ, फिर शायद कोई सवाल ना रहे। इतना कहकर लाजान अपने मास्क को हटा देता है और ऊशियान को कॉलर से अपने पास खींचकर अपने लिप्स उसके लिप्स से जोड़ देता है। ऊशियान लाजान के इस एक्शन से पूरी तरह हिल चुका था। उसे अब समझ आ रहा था कि लाजान का उसे पसंद करने का मतलब क्या है। ऊशियान अपने आप को नहीं रोक पाता। इतने सालों से जो फीलिंग को वो अपने अंदर दबाए हुए था, वो लाजान के उसके करीब आने से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ऊशियान लालवांगजी को उसके वेस्ट से अपने करीब कर लाजान के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। ये देखकर लाजान के लिप्स पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद ऊशियान और लाजान एक दूसरे को किस करते हुए ही घर के अंदर आते हैं। ऊशियान लाजान को दीवार पर पहनकर रफली उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो उससे दूर होता है। दोनों के फॉरहेड आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं। ऊशियान कहता है, लाजान, तुम मुझसे प्यार करते हो? लाजान कहता है, क्या अभी भी आपको यकीन नहीं आया? मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ आपसे, तब से जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए थे। ऊशियान लाजान के फॉरहेड पर किस कर कहता है, लाजान, तुम नहीं जानते मैं आज कितना खुश हूँ। मैंने सोचा था कि मैं कभी तुमसे ये नहीं कह पाऊँगा कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, लेकिन आज मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि मैं ही नहीं, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। आई लव यू लाजान, लव यू सो मच। लाजान ऊशियान के उस एक बूंद आंसू को पोंछते हुए कहता है, अरे, मैं तो समझ रहा था कि डॉक्टर वी ऊशियान बहुत ही स्ट्रांग है, फिर उनकी आंखों में ये आंसू कैसे? ऊशियान अपना फेस लाजान के नेक में छिपाते हुए कहता है, तुम नहीं जानते कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए मैं भी एक इंसान हूँ, प्यार मुझे भी चाहिए किसी का। इसका एहसास मुझे तुम्हारे मेरी ज़िंदगी में आने के बाद हुआ। लाजान, मुझे मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। प्लीज़ मेरी लाइफ में शामिल हो जाओ, हमेशा के लिए। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, कभी उदास नहीं होने दूँगा तुम्हें। लाजान की आंखों में आंसू बन गए थे ऊशियान के इस कन्फेशन को सुनकर। वो ऊशियान के सर को सहलाते हुए कहता है, मैं हमेशा आपके पास रहूँगा, आपके साथ, और वैसे भी आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आज जो भी हूँ आपकी वजह से। मैंने बहुत पहले से ही अपनी ज़िंदगी आपके नाम कर दी थी। बस सही मायने में आज हम मिले हैं। आई लव यू डॉक्टर वे। ऊशियान कहता है, डॉक्टर वे नहीं, वेंग। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वेंग बुलाओ। लाजान कहता है, आई लव यू वेंग। ऊशियान लाजान से दूर होता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। देखते ही देखते ऊशियान फिर से लाजान को किस करने लगा था। आज दोनों ही नहीं रुकना चाहते। ऊशियान लाजान को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आता है। दोनों ने अभी भी किस को ब्रेक नहीं किया है। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस किए जा रहे हैं। किस करते हुए ही दोनों ने एक दूसरे के कपड़ों को भी अलग कर दिया है। अभी दोनों ही बेड पर नेकेड है। ऊशियान लाजान को नेक में किस कर रहा है और लाजान अपनी आंखों को बंद कर इसे महसूस कर रहा है। ऊशियान नेक से नीचे नीचे की ओर बढ़ते जा रहा है। जी भर एक दूसरे को किस कर लेने के बाद ऊशियान अब लालवांगजी को प्यार करने लगा था। दोनों के लिए ही ये प्यार का पहला एहसास था और दोनों के ही ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। करीब सुबह 4 बजे ऊशियान रुकता है। अभी दोनों एक दूसरे की बाहों में हैं।
उशान लाजन के सर को पैट कर रहा है जो उसकी चेस्ट में है। उशान कहता है, लाजन क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? लाजन अपना सर ऊपर कर उशान को देखता है और कहता है, हाँ हाँ पूछिए, क्या पूछना है आपको? लाजन अपनी चिन उशान के चेस्ट में रखकर उशान के फेस को ही देखने लगता है। उशान कहता है, लाजन तुम हर अवार्ड फंक्शन में जिस गुमनाम शख्स को अपनी सक्सेस का क्रेडिट दिया करते थे, वो कौन है? लाजन इस पर मुस्कुरा जाता है। वो उशान के ऊपर आकर उसके पूरे फेस पर किस करने लगता है। वो कहता है, आप जानना चाहते हैं वो शख्स कौन है? उशान अपना सर हाँ में हिला देता है। लाजन कहता है, वो मेरा हस्बैंड है। उशान इस पर चौंक कर कहता है, हस्बैंड? कौन हस्बैंड? लाजन कहता है, ओहो आप इतने भोले क्यों हैं? मेरे हस्बैंड मतलब आप अभी नहीं है तो क्या हुआ, आगे तो हो जाएंगे ना। उशान कहता है, मतलब वो मैं ही था। लाजन जवाब देने की बजाय ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उशान कहता है, लाजन तुम मुझ पर हंस रहे हो? लाजन कहता है हंसी को कंट्रोल करते हुए, तो मैं और क्या करूं? आप कितने क्यूट लगते हैं इस कंफ्यूज चेहरे के साथ। मैंने ऐसा आपको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए हंसी आ गई। ओशियन अचानक लाजन को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, तुम्हें बहुत ही हंसी आ रही है। अब मैं देखता हूँ तुम हंसते हो या फिर मुझसे बैक करते हो रुकने के लिए। लाजन कहता है, वीन अब नहीं। ओशियन कहता है, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे नहीं? अब फिर से तैयार हो जाओ। ओशियन के आगे लाजन की नहीं चल पाती। उसे रिग्रेट होता है कि उसने क्यों ओशियन का मजाक बनाया। अब यहाँ से हम देखते हैं सुबह उशान के घर के अंदर 2 पर्सन एंटर करते हैं, वो भी शांति से नहीं आवाज़ करते हुए। वो दोनों कोई और नहीं, वो शान के मॉम डैड हैं। वो शान की मॉम कहती है, देखा मैंने कहा था ना कि कुछ तो गड़बड़ है। एक तो वो हमारा फ़ोन नहीं पिक कर रहा और अब देखो घर का डोर भी लॉक नहीं है। आखिर ये लड़का है कहाँ? वे चांग से कहते हैं, वो यहीं होगा अपने कमरे में, शायद जल्दी जल्दी में डोर लॉक करना भूल गया होगा। तुम इतना टेंशन मत करो, वैसे भी मुझे सुबह की चाय नहीं मिली है। अब मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, तुम रूम में जाकर अपनी तसल्ली कर लो अपने बेटे को देखकर, फिर मेरे लिए चाय बना देना। ये कहते हुए वे चांग से हॉल की सोफे पर फैलकर बैठ जाते हैं। कांग से सरन कहती है, आपको चाय की पड़ी है और यहाँ मेरे बेटे का कुछ पता नहीं है, आपको उसकी फिक्र है भी कि नहीं? वे चांग से कहते हैं, कांग शे मुझे भी उसकी फिक्र है, लेकिन मुझे अपने बेटे के बारे में पता भी है। वो फ़ोन नहीं पिक कर रहा तो इसकी कोई वजह होगी। कांग से सरन वुशान के रूम की तरफ चले जाते हुए कहती है, आपसे तो बात करना ही फिजूल है। कांग से सरन अपनी ही धुन में बोलते बोलते वुशान के रूम के दरवाजे को खोल देती है और अंदर के नज़ारे को देखकर वो इतना ज़ोर से चीखती है कि 3 लोग पूरी तरह से हिल जाते हैं। एक तो वे चांग से जो शांति से बैठे अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे थे और 2 लोग जो बेड पर एक दूसरे को कटर किए हुए लेटे हुए थे, वुशान और लान वांगची। दोनों ही इतनी तेज़ चीख को सुनकर अपनी जगह पर उठकर बैठ जाते हैं। दोनों के ऊपर ब्लैंकेट था, बाकी वो दोनों ही ब्लैंकेट के अंदर नेकेड थे। कांग से सरन जल्दी से डोर को बंद कर कमरे के बाहर हॉल में आ जाती हैं। उन्हें इस तरह शॉक और घबराया हुआ देखकर वे चांग से कहते हैं, कांग से क्या बात है, तुम इतना ज़ोर से क्यों चीखी? कांग से सरन कहती है, वो अंदर उशान किसी के साथ है। वे चांग से कहते हैं, किसी के साथ है? किसके साथ है? कांग से सरन कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो अंदर किसी के साथ है। किसके साथ? मैं आपको कैसे बताऊं? विचांग से कहते हैं, छोड़ो मैं खुद देख कर आता हूँ, आखिर उषान किसके साथ है? कांग से सरन विचांग से के हाथ को पकड़ लेती हैं और कहती है, नहीं आप अंदर मत जाइए, आपका अंदर जाना ठीक नहीं। विचांग से कहते हैं, कांग से ये तुम क्या कह रही हो? कभी तुम कह रही हो कि उषान किसी के साथ अंदर है और मैं जाकर देखना चाहता हूँ तो तुम कह रही हो कि मेरा बाहर जाना ठीक नहीं। आखिर बात क्या है? कांग से सरन कहती है, अरे आप नहीं समझ रहे, आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उशान अंदर किसी ओमेगा के साथ है और वो भी उस कंडीशन में। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? विचांग से ये सुनकर शॉक। उशान ओमेगा के साथ? दोनों ही अभी कुछ भी कहने की हालत में नहीं थे। अब जो भी है वो वुशान से ही उन्हें पता लगने वाला है। थोड़ी देर बाद वुशान अपने कमरे से बाहर आता है फुली ड्रेसअप होकर, और उसके पीछे पीछे लाजन भी था जो वुशान के मॉम डैड से छिप रहा था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। उशान अपने मॉम डैड के सामने खड़ा हुआ है, वो क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा। कांग से सरन कहती है, वीन वो कुछ देर पहले जो भी मैंने देखा वो सब क्या था? हाँ, उशान को सब सच बताना होगा।
वो तो बाद में भी अपने मॉम डैड को सब कुछ बताता, लेकिन उसे नहीं लगा था कि इस हालत में सब कुछ उसे बताना पड़ेगा। ईशान कहता है, मॉम ये वो ओमेगा है जिसे मैं पसंद करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। कांग्से सेरन विचांगसे को देखती है। वो कहती हैं, तुम एक ओमेगा को पसंद करते हो और हमें बताया भी नहीं। अगर हमें पहले बताते तो हमसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती, क्योंकि हम भी तो कब से यही चाहते थे कि तुम शादी कर लो, लेकिन हमें बताया नहीं तुमने। ऐसा क्यों किया? क्या अपनी मॉम को ये बात इसीलिए नहीं बताई कि मैं तुम्हें परेशान करती शादी के लिए, फोर्स करती? हाँ, बोलो। कांग्से सेरन वही सोफे पर बैठ जाती है, ऊशियान से अपनी नज़रें फेर कर। ऊशियान को समझ आ जाता है कि उसकी मॉम को बुरा लगा। ऊशियान कांग्से सेरन के पास आकर उनके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वो उनके हाथों को पकड़ कहता है, मॉम, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि मैं आपसे ये बात छिपाऊंगा? नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं। वो बात ये है कि कल ही मैंने फिजान को बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है मॉम। और आज मैं आपको ये बात ज़रूर बताता, लेकिन आप यहाँ आ गए और ये सब हो गया। कांग्से सेरन कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? ऊशियान कहता है, हाँ मॉम, क्या आपको मुझ पे विश्वास नहीं? कांग्से सेरन कहती है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ऊशियान और कांग्से सेरन को वेचांगसे के खांसने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों वेचांगसे को देखते हैं, जो कांग्से सेरन को सामने की ओर देखने का इशारा कर रहे थे। कांग्से सेरन अब सामने देखती है जहाँ लानवांगजी खड़ा हुआ है और सबको देख रहा है। कांग्से सेरन ने तो लानवांगजी को देखा ही नहीं, अब वो उसे सही से देख पा रहे थे। कांग्से सेरन लानवांगजी के पास आती है। वो उसे कुछ देर देखने के बाद कहती है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कहीं तुम्हें देखा है? तभी वे जंग से कहते हैं, कांग्से, ये वही वही सुपरस्टार वीजान है जिसकी फिल्म दिखाने में तुम्हें हमारी एनिवर्सरी पर ले गया था। कांग्से सेरन की आंखें ये सुनकर बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो ऊशियान को देख कहती है, सुपरस्टार? तुमने एक सेलिब्रिटी को अपना ओमेगा कैसे बनाया? तुम में तो ऐसा कुछ खास नहीं जो एक सुपरस्टार तुम्हारे प्यार में गिर जाए। बेटा, तुमने मेरे बेटे को कैसे कैसे पसंद कर लिया? अपने आप को देखो, तुम कितने प्रिटी हो। कांग्से सेरन लानवांगजी के चेहरे को छूते हुए कहती है, सच में तुम बहुत ही खूबसूरत हो बेटा। विभूषण अपनी मॉम से ये सब सुनकर कहता है, मॉम, आपका क्या मतलब है? क्या मैं वीज़ान के लायक नहीं? वीज़ान, तुम बताओ, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? लहजान ऊशियान और उसकी मॉम के क्यूट कन्वर्सेशन को देखकर हंसने लगता है, लेकिन अचानक ही वो रुक जाता है जब वो देखता है कि सभी उसे ही देख रहे हैं। कांग्से सेरन कहती है, अरे तुम रुक क्यों गए? तुम कितने प्यारे लग रहे थे हंसते हुए। लानवांगजी कहता है, आंटी, क्या आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? कांग्से सेरन कहती है, नाराज़? लेकिन किस लिए? बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हें अपनी फैमिली में पाकर। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा प्यार करना सीख गया, जिसका मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि पता नहीं इस लड़के का क्या होगा, लेकिन तुमने उसे अपनाया है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें अपने अपने एक और बेटे के रूप में पाकर। हमेशा ऐसे ही हंसते रहा करो। लानवांगजी की आंखों में ये सब सुनकर आंसू आ गए थे, क्योंकि उसने अपने लिए ऐसे ऐसे शब्द पहले किसी के मुँह से नहीं सुने थे, और माँ का प्यार क्या होता है उसने तो उसे कभी महसूस ही नहीं किया। लेकिन आज उसे कांग्से सेरन के कई शब्द को सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा और इमोशनल फील हो रहा था। कांग्से सेरन लानवांगजी को देखकर कहती है, बेटा तुम रो रहे हो? क्या हुआ? क्या मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लग गई? मुझे बताओ। लानवांगजी नाव में अपना सर शेक करते हुए कांग्से सेरन के गले लग जाता है और वो अब सिसकने भी लगा था। कांग्से सेरन लानवांगजी की बैग को रब कर कहती है, बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? लानवांगजी कुछ नहीं कहता। कांग्से सेरन ऊशियान को देखती है और आंखों ही आंखों में पूछती है कि वीज़ान को क्या हुआ? ऊशियान कहता है, कुछ नहीं मॉम, बस उसने कभी माँ का प्यार क्या होता है उसे फील नहीं किया, क्योंकि उसकी माँ नहीं है। इनफैक्ट उसकी कोई फैमिली भी नहीं है, इसलिए आपको देखकर अपने जज्बातों को रोक नहीं पाया। कांग्से सेरन और वेचांगसे दोनों दोनों को ही लानवांगजी के बारे में ये जानकर बहुत ही बुरा लगता है। कांग्से सेरन कहती हैं, क्या हुआ जो अब तक वीज़ान के पास मॉम नहीं थी, लेकिन अब मैं हूँ ना उसके पास। अब कभी तुम्हें मॉम की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, और डैड की भी नहीं। पीछे से वेचांगसे लानवांगजी के पास आकर कहते हैं, लानवांगजी को आज उसकी ज़िंदगी की दो बड़ी खुशियाँ मिली थी। एक तो ऊशियान का प्यार, जिसके लिए उसने सालों इंतज़ार किया है, और एक परिवार का प्यार जो कभी उसे नसीब ही नहीं हुआ था।
आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश है अपने इस नई फैमिली में आकर। कुछ महीने बाद वुशियान और लानवांगजी की शादी होती है। लानवांगजी ने वुशियान को बहुत ही यूनिक तरह से शादी के लिए प्रपोज किया था। उस दिन कईयों के दिल टूटे थे जो लानवांगजी के पीछे पागल थे। लानवांगजी ने अपने एक अवार्ड फंक्शन के दौरान वुशियान को शादी के लिए प्रपोज किया था और सभी को उस गुमनाम शख्स का भी पता लगा जो कोई और नहीं डॉक्टर वी वुशियान था, जिसे लानवांगजी अपनी सारी सक्सेस का क्रेडिट दिया करता था। शादी के बाद से वुशियान और लानवांगजी वे फैमिली में ही शिफ्ट हो गए थे, कांगसे सेरेन और वेचांगसे के पास। वो सभी खुशी खुशी वहाँ रहा करते थे। एक दिन वुशियान जब हॉस्पिटल से घर आया तो उसने उस शख्स को घर पर देखा जिसे अपने घर पर देखने की उम्मीद उसने नहीं की थी। मिस्टर लान चंगेजन को, जो लानवांगजी के डैड हैं। वेचांगसे वुशियान को लान चंगेजन से इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने फ्रेंड के रूप में। लान चंगेजन कहते हैं, हेलो बेटा, आई एम सॉरी मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया क्योंकि एक ज़रूरी काम था मुझे। तुम्हारे डैड मेरे पुराने दोस्त हैं, इसलिए आज यहाँ चला आया तुम्हें शादी की ब्लेसिंग्स देने, वरना मैं अपने अच्छे पुराने दोस्त को भी खो देता। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशन, भगवान करे तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी खुशी खुशी गुजरे। वेचांगसे, अब मुझे चलना होगा, मैं फिर कभी तुमसे मिलूँगा। वेचांगसे कहते हैं, अरे ऐसे कैसे, डिनर रेडी है, तुम्हें डिनर करके ही जाना होगा। कांगसे सेरेन कहती हैं, हाँ मिस्टर लान, आप डिनर करके ही जाइएगा। मिस्टर लान कहते हैं, नहीं मिसेस पे, फिर कभी ज़रूर, पर अभी मुझे जाना होगा। वेचांगसे कहता है, ठीक है, तुम जा सकते हो। मिस्टर लान के जाने के बाद कांगसे सेरेन कहती है, वेचांगसे, आपने उन्हें बिना डिनर किए ऐसे कैसे जाने दिया। वेचांगसे कहते हैं, मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता था, वो ऑलरेडी परेशान है कई सालों से, अच्छा होगा उसे अपने हाल में छोड़ दिया जाए। वुशियान, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था, वो कहता है, डैड, इस बात का क्या मतलब है कि वो परेशान है, जबकि उन्हें तो खुश होना चाहिए, वो अपनी फैमिली के साथ है, फिर उन्हें कोई दुख कैसे हो सकता है। वेचांगसे कहते हैं, उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसके पास बस अपना एक बेटा था जो कई सालों से गुमशुदा है, जिसे वो कब से तलाश कर रहा है, लेकिन आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसने अपना विदेश का कारोबार भी किसी और को सौंप दिया है और यहीं चाइना में रहकर अपने बेटे को ढूंढ रहा है। तुम्हारी शादी के वक्त उसे कहीं से पता लगा कि किसी ने उसके बेटे को थाईलैंड में देखा था 5 साल पहले, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया उसका कुछ पता नहीं। वुशियान को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है। वो कहता है, डैड, लेकिन मिस्टर लान की तो सेकंड वाइफ भी थी और उनकी एक बेटी भी है। वेचांगसे कहते हैं, हाँ ऐसा था, लेकिन सिर्फ दुनिया की नज़रों में, असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसकी कोई दूसरी वाइफ नहीं थी, और वो औरत जो उसकी सेकंड वाइफ होने का दिखावा किया करती थी, वो एक टाइम पे उसके ऑफिस में काम किया करती थी। अपनी वाइफ की मौत के बाद लान चंगेजन बहुत टूट गया था, उसने सब कुछ छोड़ दिया था, उसे किसी भी चीज़ का होश नहीं होता, बस शराब में धुत होकर अपनी वाइफ को ही याद किया करता था। इसी का फ़ायदा उस औरत ने उठाया और एक दिन वो ये क्लेम करते हुए उसके पास आई कि वो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। एक बार नशे की हालत में उसने उसके साथ गलत काम किया है। उसने डीएनए रिपोर्ट भी उसे दिखाई और लान चंगेजन को उसे अपने घर लाना पड़ा, लेकिन उसने कभी उस औरत से शादी नहीं की और उसे कभी एक वाइफ का दर्जा नहीं दिया था। उसके बाद वो कभी उस घर में रह नहीं पाया। उसे लगा कि उसने अपनी मरी हुई वाइफ को धोखा दिया किसी और औरत के पास जाकर, और इसी कारण वो चाइना से बाहर जाकर रहने लगा, जो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसकी नामौजूदगी में यहाँ उसके बेटे के साथ क्या क्या हुआ, वो जब उसे पता चला तो वो और भी ज़्यादा टूट गया। उसने अपने गिल्ट में अपने आप को इतना डुबो दिया कि उसे अपने बेटे का ख्याल नहीं रहा। यहाँ आकर बहुत से छिपे हुए राज उसके सामने आए, जैसे कि ये कि वो औरत जिसे वो घर लाया था, उसने उसके बेटे के साथ क्या क्या किया है, उसे कितना टॉर्चर किया है, और साथ में ये भी कि उसने कभी भी उस औरत को छुआ ही नहीं था और ना ही वो उसकी बेटी है। वो तो किसी और का खून है, जिसे अपना बताकर उसने उसे अपने जाल में फंसाया। लान चंगेजन के सामने जब ये बातें आईं तो वो उस औरत को ऐसे तो माफ़ नहीं कर सकता था। वो और उसकी बेटी अभी जेल में है, अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। लान चंगेजन ने उस औरत को घर लाकर अपना सब कुछ खो दिया, उसका इकलौता बेटा, उसकी पत्नी का
प्रॉमिस की उसके बेटे का ख्याल रखना, सब कुछ। वो आज तक अपने बेटे को तलाश कर रहा है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। ऊशियान को ये सब जानकर बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उसे तो कुछ और ही पता था, लेकिन असल बात तो उससे बहुत ही अलग है। दो लोग अनजाने ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं। उसे क्या करना चाहिए? वो जानता है कि लांजान आज भी अपने डैड को याद करता है। लान चंगेजुन जिस वजह से लांजान से दूर थे, वो तो लांजान को पता ही नहीं है। ऊशियान इसी कश्मकश में रह जाता है कि वो क्या करे। यहाँ से 2 महीने बाद आज वे फैमिली में बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि आज लांजान का बेबी शावर है, प्रोग्राम है। लांजान 8 मंथ प्रेग्नेंट है। सब लोग खुशी से एंजॉय कर रहे हैं। रात को देखते हैं, लांजान शिकायत करते हुए कहता है, वींग, ऐसा कौन आने वाला है जो आपने मुझे यहाँ यूँ बैठा कर रखा है? मुझे सोना है। कांगसेसरन जो लांजान को अपने हाथों से खाना खिला रही थी, वो भी कहती है, हाँ वींग, उसे क्यों परेशान कर रहे हो ऐसी हालत में? उसे तो रेस्ट करने दो। आखिर ऐसा कौन आने वाला है उससे मिलने? ऊशियान लांजान के पास आकर उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, बस थोड़ी देर लांजान, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ओके? तभी घर का डोरबेल रिंग करता है। ऊशियान जल्दी से जाकर डोर को ओपन करता है। सामने मिस्टर लान खड़े हुए थे। ऊशियान उन्हें अपने साथ अंदर लाता है। विचांगसी की नज़र जब मिस्टर लान पर पड़ती है तो वो खुशी से कहते हैं, लान चंगेजुन। इस नाम को सुनकर लानवांगजी अपनी ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। वो धीरे धीरे अपना हेड टर्न कर सामने खड़े शख्स को देखता है जो स्माइल के साथ सभी से मिल रहा है। लानवांगजी के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका है, जिसे विवुशान ने नोटिस किया, क्योंकि विवुशान की नज़र तब से लानवांगजी पर ही है। अब वो वक्त आ गया है जब सभी चीज़ें सामने आएंगी। लाजान को ये बात पता चलनी चाहिए। ऊशियान सामने आकर कहता है, मिस्टर लान, मैं आपको अपने ओमेगा से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मिस्टर लान कहते हैं, ज़रूर बेटा, मैं पिछली बार तुम्हारे हस्बैंड से नहीं मिल पाया था। ऊशियान लानवांगजी के पास आकर खड़ा हो जाता है। लानवांगजी ऊशियान को ही देख रहा था, अपनी सवाल भरी नज़रों से। ऊशियान ये क्या कर रहा है और उसके डैड यहाँ कैसे? लेकिन ऊशियान अभी लानवांगजी के इन सवालों को इग्नोर करता है। मिस्टर लान की नज़र लानवांगजी पर जाती है। लानवांगजी को देखकर मिस्टर लान की आंखों के सामने एक चेहरा आ जाता है, उनके बेटे का। लेकिन ये तो वे फैमिली का सन इन लॉ है। वो अपने बेटे के गम में इतने खो गए हैं कि शायद हर किसी में उन्हें अपना बेटा नज़र आ रहा है। मिस्टर लान एक पेनफुल स्माइल के साथ अपना सर शेक कर देते हैं। ऊशियान कहता है, मिस्टर लान, इससे मिलिए, ये है मेरा हस्बैंड। मिस्टर लान स्माइल के साथ कहता है, हेलो बेटा, तुम्हारे आने वाले चाइल्ड के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। लानवांगजी कुछ भी नहीं कहता, वो एकदम शांत है और एकटक मिस्टर लान को देख रहा है। विवुशान कहता है, मिस्टर लान, क्या आप मेरे ओमेगा का नाम नहीं जानना चाहते? मिस्टर लान कहते हैं, ज़रूर, क्यों नहीं, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा ओमेगा किस फैमिली से है। ऊशियान कहता है, मिस्टर लान, आपको यकीन नहीं होगा जब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी ओमेगा का नाम क्या है और वो किस फैमिली से है। मिस्टर लान ऊशियान की इस बात को समझ नहीं पाते, और ना ही वे चांगसे और कांगसेसरन। ऊशियान ये किस तरह की बातें कर रहा है? कांगसेसरन कहती है, ऊशियान, ये तुम क्या कह रहे हो? ऊशियान कहता है, मॉम, बस कुछ देर रुक जाइए। मिस्टर लान, आप जानना चाहते हैं ना कि मेरे ओमेगा का नाम क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे ओमेगा का नाम है वे लानवांगजी, या वे लानजान, जिसे लोग वीजान के नाम से जानते हैं। ये नाम सुनकर लान चंगेजुन के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। कांगसेसरन और वे चांग से भी बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लान चंगेजुन कहते हैं, क्या क्या कहा अभी तुमने? क्या नाम लिया? ऊशियान फिर सेम चीज़ दोहराता है। लान चंगेजुन अब लानवांगजी को देखते हैं। वो अपने कांपते हुए हाथों को उसकी ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम लानवांगजी, मेरे वांगजी, क्या तुम मेरे वांगजी हो? ऊशियान कहता है, हाँ मिस्टर लान, ये आपका ही बेटा है, लानवांगजी। लान चंगेजुन कहता है, लेकिन कैसे? वो तो ऐसा नहीं था। ऊशियान अब सारी बातें डिटेल में सभी को बताता है कि पास्ट पे क्या क्या हुआ और लानवांगजी आज यहाँ कैसे है। ऊशियान लानवांगजी को भी उसके फादर से जुड़ी सारी बातें सच्चाई के साथ बताता है। सब कुछ सामने आने पर सभी शौक है। मिस्टर लान और लानवांगजी एक दूसरे को देख रहे हैं, बहुत ही इमोशन से। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा, बस आंसू है जो बहे जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को
गले लगाए अपने इतने सालों के दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सब कुछ बदल गया था। लान वांगजी और उसके फादर के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। लान वांगजी के पास भी अब अपना घर था। ये बात भी सभी के सामने आती है कि लांस का गुमशुदा बेटा कोई और नहीं, एक्टर वी जान ही है। बस एक चीज़ जो थी, जो बदली नहीं थी, वो था लान वांगजी का नाम, वी जान। वो आज भी वी जान से ही अपने आप को इंट्रोड्यूस किया करता था, क्योंकि वो आज जो भी है इस नाम की वजह से है। इस नाम ने उसे जीने का नया मौका दिया था। इस नाम का ओनर वी वुशान, वो उसकी ज़िंदगी है। अगर ये पर्सन उसकी लाइफ में नहीं आया होता तो न जाने वो आज इस दुनिया में होता भी या नहीं। और उनकी खुशियों को दुगना करने उनकी लाइफ में आया उनका बेटा वे युआन, जो अब सबकी ज़िंदगी बन गया है। पता नहीं कैसे उसकी लाइफ चेंज हो गई, सिर्फ एक पर्सन के उसकी ज़िंदगी में आने से, जो उसका हस्बैंड है, उसका सब कुछ है। और इसी के साथ ये FF यहीं पर एंड होता है। आई नो बीच बीच में मेरी आवाज़ डिस्टर्ब की होगी, क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है और मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। बस इसी वजह से, यही कारण है कि मैं जो 2 ट्रेलर मैंने रिलीज़ किया है उसका मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही। आवाज़ की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। और भी वजह है जो मैं FF नहीं ला पा रही थी, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, सभी जानते हैं कि कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं आसपास। मैं रोज़ सुबह उठती सोच कर के रिकॉर्डिंग करूँगी, लेकिन जब मैं हालात देखती तो फिर मेरा मन पीछे हट जाता। मेरा मन ही नहीं करता कि मैं इन हालातों में वीडियो बनाऊँ, रिकॉर्डिंग करूँ, कुछ भी मन नहीं करता मेरा। सच में मेरा मन ही नहीं किया, तो फिर मैंने नहीं किया, इसलिए इतने दिन हो गए। ठीक है, सभी लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।